पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, A gives you B. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज change in concentration of reactant divided by time और change in concentration of product divided by time. बस गैस क्या होगा, विद टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा एंड विद टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा. तो जब हम लिखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस विल बी इक्वल टू, आइदर यू कैन राइट माइनस DA by dt और यू कैन ऑल्सो राइट प्लस DB by dt. गाइस आप नोटिस करना कि जब मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूं तब मैं माइनस साइन के साथ में लिख रहा हूं. रीजन क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा विद टाइम, तो इसका मतलब ये टर्म नेगेटिव होगा और यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव चाहिए. तो टू मेक इट इजी फॉर ऑल ऑफ यू, जब भी आप रिएक्टेंट के बारे में लिख रहे हो तब आप एक माइनस साइन के साथ में लिखना, और जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो तब आप प्लस के साथ लिख देना, बिकॉज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज विद टाइम. So what is rate of chemical reaction? It is change in concentration of reactant upon time, or it is also change in concentration of product upon time. So this is point number 1. सब लोग प्लीज मेरे साथ में लिखना, यहाँ पे हेडिंग लिख दो, point number 1 of this chapter, rate of chemical reaction. बस लिखते समय हम एक और बार इसको सीख लेंगे, so आपको काफी आराम से समझ में आ जाएगा. So rate of chemical reaction is point number 1 of this chapter. और स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या सिखाया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, इट कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाय लुकिंग एट रिएक्टेंट और बाय लुकिंग एट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे सब लोग एक केमिकल रिएक्शन लिख दो, A gives you B. और स्टूडेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नोट डाउन कर दो. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज, आइदर यू कैन राइट माइनस DA by dt और यू कैन ऑल्सो राइट प्लस DB by dt. So this is the rate of chemical reaction. अब गाइस यहाँ पे माइनस साइन क्यों है फिर से बताता हूँ. विद टाइम रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने वाला है, तो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव इनटू नेगेटिव शुड बिकम पॉजिटिव. इसीलिए जब भी आप रिएक्टेंट लिखते हो तब आपको माइनस साइन के साथ में लिखना है. तो दिस इज गाइस अ सिंपल रिएक्शन जिसमें हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अंडरस्टैंड किया. अब गाइस, अगर इस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री आ जाए, यानी कि अगर कोई नंबर्स आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ लिखना, इफ आई हैव 2A plus 3B gives me 4C. तो अब इस केस में मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखूंगा? गाइस प्लीज लुक एट द स्क्रीन, और मेरे साथ लिख भी सकते हो आप. इस केस में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी रिटन एज -1/2 times DA by dt, और वी कैन ऑल्सो राइट -1/3 times DB by dt, or we can also write +1/4 times DC by dt. गाइस इसको मैं बहुत अच्छे से लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं. वापस से गाइस देखना कि जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है टाइम के साथ, इसीलिए आपको जब भी रिएक्टेंट लिखना है तो आपको यहाँ माइनस साइन लगाना है, बिकॉज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज विद टाइम. गाइस यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा आपके रिएक्टेंट के साथ वो आपको यहाँ डिनोमिनेटर में लिखना है. इसका लॉजिक क्या है आपको बताता हूं. When 2 molecules of A react, तब आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा. तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट शुड बिकम हाफ ऑफ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. व्हाई एम आई सेइंग हाफ ऑफ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A? लॉजिक बहुत सिंपल है. इसके जब 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तब आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा. तो ये जितना भी रिएक्ट कर रहा है उसको अगर मैं डिवाइड बाय यही नंबर कर देता हूं तो मुझे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिलेगा. वन मोर एग्जांपल. अब अगर आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ B, तो आप क्या कर दो, आप लिख दो -1/3 times DB by dt. मतलब इसके साथ जो नंबर है वो आपको यहाँ डिनोमिनेटर में लिखना है. पर गाइस लॉजिकली समझो, जब इसके 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तब आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा. तो वॉट एवर इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 3 ताकि मुझे केमिकल रिएक्शन का रेट मिले. तो गाइस अभी आपको और इजी करके देता हूं. प्लीज लुक एट द स्क्रीन. दिस विल बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, बट दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. फिर से देखना, दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, but this is defined as rate of chemical reaction.
एंड गाइस दिस विल बी डिफाइंड एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, बट दिस एंटायर थिंग विल बी डिफाइंड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप इंडिविजुअली बोलते हो ना, तो वो इंडिविजुअली उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है, पर अगर आप वो स्टोइशियोमेट्री नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिलेगा। इस लॉजिक बहुत सिंपल है, इसके टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब ये जितना भी चेंज हो रहा है उसको जब मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो उससे मुझे मिलेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे ही ये जितना भी चेंज हो रहा है उसको जब मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो मुझे मिलेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जितना भी फॉर्म हो रहा है उसको जब मैं डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो मुझे मिलेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक और चीज नोटिस करना, हमेशा रिएक्टेंट लिखते समय हम लोग माइनस साइन लिखते हैं और हमेशा प्रोडक्ट लिखते समय हम लोग प्लस लिखते हैं। तो गाइस आपको और भी लिखवाता हूं सो दैट यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। ये होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। अभी एक्चुअल केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, प्लीज सब लोग मेरे साथ लिखना। 2 times N2O5 gives you 4NO2 plus O2। अब स्टूडेंट्स व्हाट विल बी रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, एक बार आप स्क्रीन पे देखना फिर आप कॉपी भी कर लो। गाइस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज हियर। व्हाट विल बी द 3 डिफरेंट वेज? आप जब रिएक्टेंट लिख रहे हो तब आप माइनस साइन के साथ लिखो और ये जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो। तो आप लिख दो -1/2 टाइम्स DN2O5 डिवाइडेड बाय dt। ओके, एंड गाइस इसको जब तुम प्रोडक्ट में लिख रहे हो तब तुम प्लस करके लिख लो। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज +1/4 टाइम्स DNO2 बाय dt। एंड गाइस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +DO2 बाय dt। गाइस देखना ऑक्सीजन के साथ नंबर 1 है, तो इसीलिए जब आप डिवाइड बाय 1 करोगे तो फिर आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो +DO2 बाय dt। गाइस ये तीनों सही आंसर है। अब लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग बनते हैं। अगर मैंने आपसे थोड़ी देर में पूछ लिया व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो आपका आंसर आना चाहिए -DN2O5 बाय dt। इतना ही आंसर आना चाहिए। वापस से सुनना, अगर मैंने आपको पूछ लिया व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो आपका आंसर आना चाहिए -DN2O5 बाय dt। पर अगर मैंने बोला व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसके साथ जो नंबर है वो डिवाइड भी करना है। तो अब आप बोलोगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज -1/2 DN2O5 बाय dt। एक और बार सिखाता हूं, सपोज मैंने पूछा व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 या फिर व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो आपको बोलना है +DNO2 बाय dt। इतना ही बोलना है। अगर आप इतना ही बोलते हो तो दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। पर अगर मैंने पूछा व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको बोलना है +1/4 टाइम्स DNO2 बाय dt। गाइस लॉजिक वापस आपको बताता हूं, आपको ये समझना है करके, अगर मैं ये 2 नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टाइम्स रेट विल बी इक्वल टू -DN2O5 बाय dt। यानी गाइस जो भी आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा उसका डबल रेट होगा इसका डिसअपियरेंस। लॉजिक क्या है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया रहेगा। वापस एक बार समझाता हूं। सपोज आपने ये 4 नंबर को यहाँ लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब जब तुम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हो तो तुम्हें मिल रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ DNO2 बाय dt। इसका मतलब है जो भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं तो उससे मुझे मिलेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNO2 या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो लॉजिक क्या है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में मुझे उसके 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो whatever will be the rate of chemical reaction, if I multiply by 4 I will get the rate of formation of NO2। whatever is the rate of chemical reaction, if I multiply by 2 I will get the rate of disappearance of N2O5। तो ये लॉजिक है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 फॉर्म होंगे और एक केमिकल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 डिसअपियर होंगे। तो ऐसे समझना ज्यादा इजी है। पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे इक्वेशन लिखने को आना चाहिए कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज -1/2 टाइम्स DN2O5 by dt। It is also equal to +1/4 times DNO2 by dt, and it is also equal to +1/1 times DO2 by dt। तो यहाँ पे सिर्फ
प्लस dO2/dt लिखा है बिकॉज 1/1 1 ही होता है। तो ये हमारा ओवरऑल समरी है। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और उसके बाद मैं आपसे इंटरेक्शन कराता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करेंगे। गाइस लिखो, ये हेबर्स प्रोसेस है, N2 + thrice H2 gives twice NH3। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, यहीं पे हम लोग है ना इंटरेक्शन कर लेते हैं। अंडरस्टैंड में मैंने आपको करवाया कि लॉजिक क्या है। गाइस अगर आप यहाँ के डिनोमिनेटर के नंबर को रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। पर एग्जाम में सॉल्व करते समय इक्वेशन कैसे लिखना है, पूरा क्लास साथ में ट्राई करना। योर एनर्जी रियली मींस अ लॉट टू मी गाइस, अच्छे से ट्राई करना। हाउ डू यू राइट रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन? सब लोग स्क्रीन पे देखो और बताओ। रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज -3N2/dt. It can also be written as -1/3. And guys, it can also be written as +1/2. अमेजिंग गाइस, देखो बहुत अमेजिंग एनर्जी। आपको क्या समझना है गाइस, जब भी आप रिएक्टेंट लिख रहे हो आपको माइनस करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। एंड गाइस जो भी नंबर होता है उससे डिवाइड कर दो। एंड जब भी गाइस आप प्रोडक्ट लिख रहे हो तो आप प्लस करके लिखो और जो भी नंबर है उससे डिवाइड करो। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन? -dN2/dt. It will also be equal to -1/3 dH2/dt. It will also be equal to +1/2 dNH3/dt. ये तीनों आंसर सही है। अब गाइस मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा, ये गलत हो गया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। What is rate of disappearance of hydrogen? Can you be absolutely मतलब perfect here? What is rate of disappearance of hydrogen? पूरा क्लास ट्राई करना। Rate of disappearance of hydrogen will be given by इतना ही बोलना है। बट व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? अब बताओ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी -1/3 dH2। सिमिलरली गाइस मैंने पूछ लिया व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? दिस इज अमोनिया। व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? तो आपका आंसर आना चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन बाय। बट व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट इज +1/2 dNH3/dt। गाइस आप रेडी हो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए? रियली गुड परफॉर्मेंस। सिर्फ एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अगर आप ग्राफ बनाते हो ऑफ concentration of reactant with time, तो let's say the reactant is A and this is time, तो most of the cases में guys क्या होगा, reactant will decrease with time और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए गाइस आप ग्राफ ऐसे बना दो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को देख के हम समझ पाते हैं करके ए डिक्रीज होता है विद टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल डिक्रीज विद टाइम। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा लेट्स से विद ए नॉट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। यहाँ पे आप लिख देना ए इज द रिएक्टेंट। तो गाइस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है विद टाइम, लेकिन गाइस ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा विद टाइम। तो लेट्स से द प्रोडक्ट इज बी, तो वो यहाँ पे अलग से ग्राफ बना लेंगे। सो लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो गाइस देखो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा ए विद टाइम एंड ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा बी विद टाइम। तो A is the reactant guys and B is the product. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर है तो यस लिख दो। We are ready to start solving questions on this concept. अब guys इस सिंगल कंसेप्ट पे टोटल we will solve 12 questions. तो let's start with the first question. सब लोग है ना प्लीज स्क्रीन पे देखना। रेहान आप क्वेश्चन रीडिंग में मेरे को हेल्प कर देना। So let us start with the first question. Yes, रेहान प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना। NO2 required for a reaction is produced by decomposition of N2O5 in CCl4 as by equation 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. The initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and it is 2.75 mole per liter after 30 minutes. The rate of formation of NO2 is x into 10 raised to -3 mole per liter. Then value of x is. क्या सब लोग स्क्रीन पे देखना, अगर आपने मिस कर दिया तो आपका पहला क्वेश्चन मिस हो गया तो आगे वाले क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस स्क्रीन पे देखो, कुछ लिखो मत। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया है ट्वाइस N2O5 गिव्स यू 4NO2 प्लस O2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रिलेशन बनाऊंगा बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म। हाउ विल आई फॉर्म द रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स? आप इंटरेक्शन करो, आप बता दोगे। गाइस द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी गिवन बाय
minus 1 upon 2 into O5 upon dt plus 1 upon 4. ओके गैस अभी कुछ लिखना मत, अभी सिर्फ सुन लो. अब गैस ये हमने परफेक्ट रिलेशन बनाया है. अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये वाला टर्म इनडायरेक्टली दिया है और ये वाला टर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं. बस इतना सिंपल क्वेश्चन है एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2024. तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है गैस. अच्छा ये टर्म उन्होंने हमें इनडायरेक्टली कैसे दिया आपको बताता हूँ. यहाँ लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा माइनस हाफ. ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन टाइम. तो उन्होंने बोला है पहले कॉन्सेंट्रेशन 3 था, बाद में 2.75 हो गया. तो यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे 2.75 माइनस 3 अपॉन. गाइस उन्होंने टाइम कितना दिया है, टाइम उन्होंने दिया है 30 मिनट्स, तो अपॉन 30. तो ये मेरा LHS हो गया. RHS में क्या है, प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स DNO2 बाई dt. अब बस गाइस मुझे क्या करना है, ये जो नंबर 4 है इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है. तो वो 4 अपॉन 2 हो जाएगा. एंड गाइस ये हो जाएगा माइनस 0.25. वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया. तो यहाँ पे 4 अपॉन 2 इज 2. 2 इंटू 0.25, 0.5 अपॉन 30 विल बी द आंसर. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.5 अपॉन 30 इज इक्वल टू DNO2 बाई dt. और गैस यही मुझे निकालना था. अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 0.5 मतलब हाफ होता है. हाफ अपॉन 30 इज 1/60. अब उन्होंने 10⁻³ में पूछा है, तो 1000 अपॉन 60 हो जाएगा 16.66. तो मेरा आंसर आ जाएगा देयरफॉर DNO2 बाई dt will be equal to 16.66 into 10⁻³ और यूनिट देखना, यूनिट होगा मोल पर लीटर पर मिनट. हाउ डू आई नो द यूनिट? ये किस में दिया था, दिस वाज मोल पर लीटर, और गाइस ये मिनट्स में दिया था, तो इसीलिए आंसर आ गया मोल पर लीटर पर मिनट. और ये आपका फाइनल आंसर है. गाइस इतना सिंपल होता है. ये वाला तो इक्वेशन आप लोगों ने बताया, तो आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है. पहले बार गाइस ऐसा हुआ है कि मैंने कोई क्वेश्चन सिखाया नहीं है, ये पहला क्वेश्चन चल रहा है, आपने खुद आंसर कर दिया कि सर हाँ ये इक्वेशन बनाएंगे. मैंने बस इसके आगे का टेक्निकल पार्ट आपको एक्सप्लेन करा कि ये उन्होंने इनडायरेक्टली दिया है. दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन टाइम. व्हाट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो 2.75 माइनस 3 अपॉन व्हाट इज टाइम 30 मिनट्स. बस वो वैल्यू डाल दो, सॉल्व करके आंसर आ गया. सो लेट्स राइट दिस डाउन गाइस. प्लीज सब लोग लिखना मेरे साथ. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. मेरे साथ केमिकल रिएक्शन लिखो. ट्वाइस N2O5 gives you 4NO2 plus O2. अब गाइस वो रिलेशन लिखो जो आपने इंटरेक्शन किया था. -1 अपॉन 2 टाइम्स DN2O5 by dt will simply become equal to +1 upon 4 times DNO2 by dt. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो DN2O5 by dt जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ तक आपने लिख दिया, तो उसके बाद लिखो -1/2 टाइम्स, इनसाइड द ब्रैकेट लिखो 2.75 माइनस 3. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स एक चीज के बारे में केयरफुल रहना कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल करना होता है. तो यहाँ पे फाइनल उन्होंने 2.75 दिया है, इनिशियली 3 दिया है, और इसका यूनिट दिया है मोल पर लीटर. अपॉन गैस टाइम दिया है 30 मिनट्स, तो अपॉन लिख दो 30. गैस कभी कभी वो लोग फाइनल आंसर पर सेकंड में बोलते हैं, तो अगर पर सेकंड में बोला है तो मुझे ये मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी इस क्वेश्चन में पर मिनट में ही पूछा था, इसीलिए मैंने इसको मिनट्स में ही रखा, 30 मिनट्स. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, +1 अपॉन 4 टाइम्स DNO2 बाई dt. अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये जो 4 नंबर है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 अपॉन 2 विल बिकम 2 एंड 2 इंटू 0.25 विल बिकम 0.5. तो सब लोग लिख दो 0.5 अपॉन 30 इज द फाइनल आंसर ऑफ DNO2 बाई dt. अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 0.5 इज हाफ अपॉन 30 हो जाएगा 1/60. तो 1/60 शुड बी द आंसर, पर उन्होंने 10⁻³ में पूछा है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो 1000 अपॉन 60 होता है 16.66. तो लिख दो देयरफॉर द आंसर विल बी DNO2 बाई dt विल बिकम इक्वल टू 16.66 इंटू 10⁻³ एंड गाइस प्लीज यूनिट भी लिखना, मोल पर लीटर पर मिनट. गाइस कभी कभी आंसर मोल पर लीटर पर सेकंड में होता है. अच्छा कभी कभी आंसर मोल पर लीटर पर आर में भी होता है. तो जैसे उन्होंने पूछा है उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे. गाइस वी हैव कंप्लीटेड वन कांसेप्ट एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड अ जेईई मेंस का क्वेश्चन ऑन दैट. यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखो. इसी फ्लो में कंटिन्यू करते हैं.
we'll do 11 more questions on this concept. आपका ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्ट, ये बात की मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ. Let's move ahead to the second question. Yes, Rehan, please second question read करना. CnO6 FeSO4 plus 3H2SO4 gives KCl plus 3Fe2SO4 thrice plus 3H2. The above reaction was studied at 300 Kelvin by monitoring the concentration of FeSO4, in which initial concentration was 10 molar and after half an hour becomes 8.8 molar. The rate of production of Fe2SO4 thrice is और यूनिट क्या दिया है? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Fe2SO4 थ्राइस इन क्या यूनिट दिया है? per liter per second. गाइस नोटिस करना, यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड में आंसर पूछा है और देते समय उन्होंने आर्स में दिया है. उन्होंने बोला है कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 10 मोलार टू 8.8 मोलार इन हाफ एन आवर. तो इसका मतलब गाइस उन्होंने आर्स में दिया है पर आंसर उनको पर सेकंड में चाहिए. तो गाइस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगेगा, ये साथ साथ में लिख सकते हैं. सिर्फ एक चीज के लिए आप स्क्रीन पे देख लेना, यहाँ FeSO4 के साथ नंबर 6 है और यहाँ Fe2SO4 थ्राइस के साथ नंबर 3 है. तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा सुनना, -1/6 टाइम्स dFeSO4 by dt is equal to +1/3 टाइम्स dFe2SO4 थ्राइस by dt. तो बस ये रिलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा. तो सब लोग है ना मेरे साथ साथ में लिखो, ये बहुत इजीली आपको समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 2, केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा. डायरेक्टली आप लिखो -1/6 टाइम्स dFeSO4 by dt and this is equal to +1/3 times dFe2SO4 thrice. ठीक है यारो, dFe2SO4 thrice by dt. ओके, तो गाइस लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में लिटरली कोई फर्क नहीं है. लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि आपको रिलेशन बनाना था. लास्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें ये टर्म इनडायरेक्टली दिया था, इस क्वेश्चन में भी उन्होंने गाइस हमें ये टर्म इनडायरेक्टली दिया है. कैसे दिया आपको बताता हूँ. ये -1/6 है तो उसको एज इट इज लिखेंगे. ये उन्होंने दिया है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSO4 अपॉन टाइम. तो व्हाट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSO4? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 8.8 माइनस इनिशियल दिया है 10 अपॉन गाइस टाइम दिया है हाफ एन आवर, पर मेरे को टाइम सेकेंड्स में लेना है. तो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. तो 30 मिनट्स मतलब 30 into 60 सेकेंड्स. कैसे देखो, यहाँ पे आपको टाइम लेते समय थोड़ा केयरफुल रहना है. यहाँ पे टाइम कितना लेना है? हाफ एन आवर, पर उसको सेकेंड्स में लेना है. तो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स into 60 सेकेंड्स. तो दीज आर द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन हाफ एन आवर. और ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? FeSO4. एंड गाइस इससे अपना आंसर आ जाएगा. राइट साइड में है +1/3 टाइम्स dFe2SO4 थ्राइस बाय dt. ओके, अब गाइस बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3/6 हो जाएगा हाफ एंड ये आ जाएगा -1.2, माइनस और माइनस प्लस हो गया. 1.2/2 0.6 आ जाएगा. 0.6/60 is 1/100. तो 1/3000 will be the final answer. गाइस लिखो 1/3000 will be the final answer of dFe2SO4 thrice by dt. और गाइस यही क्वेश्चन था कि ये निकाल के बताओ, पर उन्होंने आंसर गाइस 10⁻⁻6 में पूछा है. तो वापस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000 कर दो. तो 1000/3 हो जाएगा 333.33 और वहां आगे 10⁻⁻6 आ जाएगा. तो फाइनल आंसर लिखो dFe2SO4 thrice by dt will become equal to 333.3 into 10⁻⁻6. गाइस इस बार यूनिट अच्छे से लिखना, इस बार यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड. गाइस देखो उन्होंने ऑल्दो टाइम हमें आवर्स में दिया था, हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि उनको फाइनल आंसर मोल पर लीटर पर सेकंड में चाहिए था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. बस अलग अलग साल पे उन्होंने पूछा गया जेईई मेंस में और रिएक्शन अलग था, बाकी कंसेप्ट एब्सोल्युटली सेम था. आई होप आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो आफ्टर द सेकंड क्वेश्चन. अभी और 10 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद तो आपको ये परफेक्टली आ जाएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर? तो यस लिखो. नाउ लेट्स डू अ CET लेवल क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम CET 2025 एंड दिस इज कंपैरेटिवली मोर इजी as compared to question 1 and 2. Yes, Rehan, please question 3 read करना. What is the average rate of reaction when change in concentration of product is 0.05 molar in 20 seconds? वैसे कितना सिंपल क्वेश्चन है. वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन
when change in concentration is 0.05 molar in 20 seconds. So guys, what is rate of any chemical reaction? It is change in concentration upon time. मतलब guys आपको बस इसको डिवाइड करना है टाइम से और आपका आंसर आ गया. अब आप सोचोगे कि सर ये तो क्वेश्चन सीईटी 2025 का है, तो शायद ऐसे क्वेश्चन सिर्फ सीईटी में आते होंगे. नहीं गाइस, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो आगे क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है जेईई मेंस 2021 का, उसमें भी सब कुछ सेम पूछा गया है कि बस हमें क्या करना होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करना होता है टाइम से. तो ऐसे मार्क्स तो बिल्कुल लूज नहीं करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस कि ये चैप्टर काफी आसान है. ओके, तो लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग मेरे साथ लिखो. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. सब लोग यहां लिख देना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम. तो गैस क्वेश्चन में उन्होंने आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लिखो 0.05 मोलार, एंड टाइम दिया है आपको 20 सेकेंड्स. तो लिखो 0.05 अपॉन 20. तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर गाइस? इट विल बी 0.0025. और गाइस यूनिट लिख दो मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो मोलार पर सेकेंड. गाइस ये जो कैपिटल एम है यही आपका मोल पर लीटर होता है. दिस इज 1 मोलार या फिर मोलार इज इक्वल टू मोल पर लीटर. तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो फाइनल आंसर है 0.0025 मोलार पर सेकेंड. दिस इज द फाइनल आंसर. गाइस एक बार बस आपको समरी के पर्पस से बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं जिसमें आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना है बाय जस्ट डिवाइडिंग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम. और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आता है, थोड़ी देर में आ जाएगा. लेट्स मूव अहेड गाइस. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ. अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. ये क्वेश्चन तो गाइस आप देख के खुद से ही आंसर निकाल लोगे, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. यस, रेहान प्लीज रीड करना फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Instantaneous rate of reaction is stated as minus half d of x upon dt is equal to minus dy upon dt is equal to half dz upon dt. Identify the reaction. गाइस हमें ना इसको देख के केमिकल रिएक्शन गेस करना था. तो गाइस जो भी टर्म्स माइनस में है आप बताना, जो भी टर्म्स माइनस में है दे विल बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ऑब्वियसली जो भी टर्म्स माइनस में है दे विल बी रिएक्टेंट, एंड जो भी टर्म ये प्लस में है दैट विल बी द प्रोडक्ट. और गाइस यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर 2 है, तो इसका मतलब x का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर 2 है तो मतलब z का कोएफिशिएंट भी 2 हो जाएगा. तो ये आपका केमिकल रिएक्शन आएगा 2x + y gives you 2z. ये आपका आंसर है. पर इसको लिख लेते हैं गाइस. लिखते समय आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ. प्लीज सब लोग मेरे साथ लिखना. क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने रिलेशन दिया है वो लिखो. -half dx/dt is equal to -dy/dt is equal to +half dz/dt. ओके, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितना सिंपल है देखो अभी तक कंसेप्ट. गाइस देखो जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर होता है वही कोएफिशिएंट ऑफ ये टर्म होगा. यानी गाइस कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन विल बी 2. सिमिलरली गाइस कोएफिशिएंट ऑफ z इन द इक्वेशन विल आल्सो बी 2. अब ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, ये प्लस में है तो ये प्रोडक्ट हो गया. तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ हमारा इक्वेशन बनेगा 2x + y gives you 2z. गाइस ये आपका फाइनल आंसर. बॉक्स बना दो. इसी के साथ गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. लेट्स कीप मूविंग अहेड. हमने 2 क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल के किए, 2 क्वेश्चन सीईटी के. लेट्स मूव अहेड टू द 5th क्वेश्चन. ये भी गाइस सीईटी लेवल का क्वेश्चन है. इसके बाद दोबारा जेईई मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं. यस रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर. Find the rate of the following reaction 2N2O5 is 4NO2 plus O2 if concentration of NO2 increases to 5.2 into 10 raised to -3 molar in 100 seconds. गाइस उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. और उन्होंने हमें दिया है कि NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज होता है कितने टाइम में. तो गाइस मेरे को उन्होंने इनडायरेक्टली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया है, पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे के वो मुझे पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताओ. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा, dNO2/dt. बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, +1/4 टाइम्स dNO2/dt. तो मुझे बस इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको बताता हूं. आप भी गाइस मेरे साथ लिखो, आपको समझ में आएगा. द केमिकल रिएक्शन इज 2N2O5 gives me 4NO2 plus O2. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप प्लीज स्क्रीन पे देखना ताकि आप लोग गलती ना करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है. अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो +dNO2/dt, अगर आप में से कोई सिर्फ इतना लिखता है
तो ये आपने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट नहीं किया है, ये आपने फाइंड आउट किया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मुझे निकालना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट विल बी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गाइस? उसमें आपको ये जो नंबर है NO2 के साथ 4, उससे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा +1/4 टाइम्स dNO2 by dt। गाइस दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप लिखना दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब गाइस क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, बिकॉज अब यहाँ पे बस आपको वैल्यूज डालने हैं, तो लिखना 1/4 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स देखो ये उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, ये उन्होंने दिया है 5.2 इंटू 10⁻³ तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर का वैल्यू उन्होंने दिया है 5.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर दिया है। एंड गाइस जो डिनोमिनेटर है टाइम, वो उन्होंने 100 सेकेंड्स दिया है, तो अपॉन 100 लिख दो, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में और ये सेकेंड्स में है, तो मेरा आंसर आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड में। तो गाइस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाएगा 5.2/4 इज 1.3 एंड 10⁻³ अपॉन 100 लिखो 10⁻⁵, तो आंसर इज 1.3 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके गाइस दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार समरी देता हूं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालने के लिए बोला था, तो हमें वो लिखना होगा +1/4 टाइम्स dNO2 by dt। ये उन्होंने दिया था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज 5.2 इंटू 10⁻³ और टाइम दिया था 100 सेकेंड्स, तो बस वैल्यू डाल दिया, मेरा आंसर आ गया। एंड अगेन यूनिट पे ध्यान देना, इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो गाइस ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो डन विद 5 क्वेश्चंस गाइस। अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया जाए तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, और उसी के दम पे हमने 5 क्वेश्चंस करे। लेट्स कीप कंटिन्यूइंग गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको यहां तक क्लियर है तो यस लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गाइस अभी एक छोटा सा इंटरेक्शन करते हैं, ये इंटरेक्शन सिर्फ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका भी इनपुट रहे लेक्चर में। गाइस केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, वो किसी को ध्यान में तो बताना। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर rate of forward reaction becomes equal to, आपको fill in the blanks करना है। chemical equilibrium is a condition where rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। तो guys अगर मैं ग्राफ बनाऊं of rate of reaction with time का, तो अगर मैं रिएक्टेंट्स का रेट विद टाइम करूंगा या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम करूंगा, तो मोस्टली वो ग्राफ ऐसा रहेगा। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। जिस मोमेंट में वो दोनों मिल गए, मतलब व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ये आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। गाइस पहले क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। लेट्स से हमारा रिएक्शन है A इन अ रिवर्सिबल वे गिव्स यू B, तो पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इनका आपस में कोलिजन बहुत ज्यादा होगा, तो स्टार्टिंग में इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये कम होता जाएगा, तो इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो ऐसे कम होता जाएगा। देखो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट काफी ज्यादा होगा और बाद में कम हो जाएगा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट का ग्राफ ऐसा रहेगा। पर क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा ये फॉर्म होता जाएगा, तो इसका कोलिजन ज्यादा होता जाएगा, तो इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो पहले बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 होगा, फिर वो बढ़ के इस पॉइंट तक पहुंचेगा। ये वो लोकेशन है जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव होता है। वैसे इस ग्राफ में लोग काफी अमेजिंग सिली मिस्टेक करते हैं, आपने अगर वो मिस्टेक नहीं करा तो मैं आगे बढ़ता हूं। दिस इज रेट ऑफ विच रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ, लोग क्या करते हैं गलती से इसको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समझ लेते हैं, गलत है। स्टार्टिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो इनके कोलिजन कम हो जाएंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। तो देखो ये वाला ग्राफ नीचे आ रहा है, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता जाएगा। पर गैस जब ये फॉर्म होता है तो इसका कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये ज्यादा फॉर्म होता जाएगा, इसका बहुत कोलिजन होगा, तो इसीलिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं है। जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो इन समरी
this is rate of forward reaction, this is rate of backward reaction, and this is the location where equilibrium is achieved. What is rate of chemical reaction? कि reaction कितना fast complete होगा. That is the logic of rate of chemical reaction, and it is defined as change in concentration upon time. और उसी के ऊपर अभी हम लोगों ने 5 questions करे. So this was a summary and a different perspective to the chapter. Let's move ahead to question number 6. ये वापस JEE मेंस का क्वेश्चन है. रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करना. For a given chemical reaction, gamma 1 into A plus gamma 2B is gamma 3C plus gamma 4D. Concentration of C changes from 10 millimolar per dm cube to 20 millimolar mole per dm cube in 10 seconds. Rate of appearance of D is 1.5 times the rate of disappearance of D, which is twice the rate of disappearance of D. The rate of appearance of D has been experimentally determined to be 9 millimole per dm cube per second. Therefore, the rate of reaction is. गाइस देखो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो. ये वाला भी ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर ये किसी का भी गलत जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना. मेरे साथ साथ लिखो, आपको समझ में आएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर. गाइस यहाँ पे पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं. सब लोग मेरे साथ लिखना. gamma 1 times A plus gamma 2 times B will give me gamma 3 times C plus gamma 4 times D. ये हमारा केमिकल रिएक्शन है. तो गाइस हाउ विल वी राइट द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन? सब लोग देखना. Rate of this chemical reaction will be given by -1 upon gamma 1 times dA by dt. This can also be written as equal to -1 upon gamma 2 times dB by dt. But guys, it can also be written as +1 upon gamma 3 times dC by dt. And guys, it can also be written as +1 upon gamma 4 times dd by dt. कैसे एक बार आपका यहां तक लिख के हो जाए ना, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज स्क्रीन पे देखना. आपने अगर स्क्रीन पे नहीं देखा तो आपका ये मिस होने का चांस है. एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए फिर से बताता हूं. ये हमारा केमिकल रिएक्शन है. जो भी हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं इन द केमिकल रिएक्शन वो डिवाइड हो जाते हैं, और आपको रिएक्टेंट को माइनस में लिखना है और प्रोडक्ट को प्लस में. तो देखो गाइस, मैंने इन दोनों को माइनस में लिखा है और ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं उसको मैंने प्लस में लिखा है, और जो भी कोएफिशिएंट्स थे उसको मैंने डिवाइड किया है. ये gamma 1, gamma 2, gamma 3 एंड gamma 4 सब डिवाइड हो गए इन द रिस्पेक्टिव इक्वेशन. अब सब लोग स्क्रीन पे देखना, आपको समझ में आ जाएगा. गाइस उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी वैल्यू है 9. ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है. उन्होंने बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज 9 मिलीमोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. तो इसका मतलब गाइस इसका वैल्यू उन्होंने मेरे को 9 दिया है, और गाइस इसका भी वैल्यू उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली दिया है. इसका वैल्यू इनडायरेक्टली कैसे दिया है? उन्होंने बोला है इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है फ्रॉम 10 to 20. मतलब गाइस इसका वैल्यू पता है कितना होगा? आप लिखो मत, सिर्फ समझ लो. इसका वैल्यू हो जाएगा 20 - 10. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 20 मिलीमोल पर डीएम क्यूब एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 मिलीमोल पर डीएम क्यूब. तो ये हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और ये उन्होंने बोला 10 सेकेंड्स में होता है, तो अपॉन 10. तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा इक्वल टू 1. तो गाइस अभी स्क्रीन पे देखना, वरना समझ में नहीं आएगा. ये वैल्यू उन्होंने मुझे 9 डायरेक्टली दिया है. ये वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करके 1 निकाला. तो ये वैल्यू 9 है, ये वैल्यू 1 है. तो अभी मुझे गेस करना पड़ेगा कि ये नंबर और ये नंबर क्या होगा, ताकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैच कर जाए. तो गाइस सबसे सिंपल वाला गेस करो. मतलब कि इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 1 है. हमें क्या करना है? gamma 3 और gamma 4 गेस करना है, ताकि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन मैच कर जाए. तो सबसे सिंपल वाला गेस क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू 9 है तो मैं इसको भी 9 ले लेता हूं. रीजन 9 अपॉन 9 1 हो जाएगा. इससे फायदा क्या होगा? ये 1 था तो फिर इसको 1 ले लूंगा, 1 अपॉन 1 भी 1 आ जाएगा. तो देखो दिस इज 9 एंड इफ दिस इज ऑल्सो 9 देन 9 अपॉन 9 विल बिकम 1. दिस इज 1, वी जस्ट कैलकुलेटेड. देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, कितना आया था? 1 आया था. नाउ दिस इज ऑल्सो 1, सो दैट 1 अपॉन 1 विल बिकम 1. तो ये और ये मैच कर जाएगा. और इसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या ये और ये होल नंबर्स आ रहे हैं. अगर ये दोनों होल नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा गेस सही है. तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए गाइस उन्होंने दूसरे कंडीशंस दिए हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ. पहले गाइस जो अभी पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया उसको लिख लेते हैं. आप सब लोग यहाँ पे लिखना मेरे साथ. आई एम प्रीटी श्योर आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया है. इसके बाद गाइस आप सब लोग यहाँ पे लिखो डी डी बाई डी टी
इज इक्वल टू 9, यहां लिख दो डी बाई डी टी इज इक्वल टू 9 मिलीमोल पर लीटर, या पर डीएम क्यू मतलब पर लीटर ही होता है, पर सेकेंड। और गाइस यहाँ आगे लिख दो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से आया, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ लेकिन गाइस डीसी बाई डी डायरेक्टली गिवन नहीं है, डीसी बाई डी इनडायरेक्टली गिवन है, तो सब लोग लिखो डीसी बाई डी क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने सी का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया था 20 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया था 10 एंड टाइम दिया था 10 सेकेंड्स। तो सब लोग लिखो 20 माइनस 10 अपॉन 10, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 1 मिलीमोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो गैस ये दो वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, गामा 3 और गामा 4 गेस करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से सुनना, गामा 3 और गामा 4 हमें गेस करना है ताकि ये पूरा इक्वेशन और ये पूरा इक्वेशन इक्वल हो जाए। तो अभी है ना, आप ऐसे बड़े नंबर्स भी गेस कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस अगर आपने इसको 2 ले लिया तो फिर ये आ जाएगा 1/2, फिर ये 9/18 करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर तुम इसको 2 लेते हो तो इसको 18 लेना पड़ेगा। ऐसे गाइस अगर तुम कल इसको 5 ले लेते हो तो ये 1/5 हो जाएगा, फिर तुम्हें इसको 45 लेना पड़ेगा ताकि 9/45 1/5 हो जाए। पर ऐसे बड़े नंबर्स नहीं लेने, बिकॉज आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो सबसे सिंपल फॉर्म में होना चाहिए और होल नंबर्स होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 लेंगे ताकि 1/1 1 हो जाए, और इसको 9 लेंगे ताकि 9/9 भी 1 हो जाए। तो आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर गामा 3 will become equal to 1 and gamma 4 will become equal to 9। इसीलिए गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है, बिकॉज इसमें यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है टू गेट द वैल्यू ऑफ गामा 3 एंड गामा 4। लेकिन गाइस क्या ये आंसर सही है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज बोली, अभी स्क्रीन पे देखना। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी यानी डी बाई डी टी इज 1.5 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो मतलब 1.5 टाइम्स माइनस डीबी बाई डी टी। गाइस ये क्वेश्चन में वापस क्या है, गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे गाइस मुझे क्या समझ में आता है, आप स्क्रीन पे देखना गाइस, अगर आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको एक मस्त चीज बताने वाला हूं, दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में 9 दिया था, ये हमने 1 कैलकुलेट किया, तो ये 9 है, तो मैंने इसको भी 9 ले लिया ताकि 9/9 1 हो जाए, और फिर ये 1 कैलकुलेट किया था तो इसको 1 ले लिया ताकि 1/1 1 हो जाए। तो मेरा बेसिकली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैच कर गया। अब उन्होंने क्या बोला है पता है, स्क्रीन पे देखना। अब उन्होंने बोला है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 1.5 टाइम्स है इस वैल्यू की, तो इसका मतलब गाइस ये वाली जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। क्यों बताता हूं, क्योंकि ये 9 है, तो 9 को अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9/6 होता है 1.5 टाइम्स। फिर से बोलता हूं, ये वैल्यू इस 1.5 टाइम्स ये वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो अगर ये 9 है तो इसको 6 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9/6 विल बिकम 1.5, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 6। क्या ये होल नंबर है? यस। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर ये होल नंबर नहीं आता तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज गेस किए थे वो गलत है, पर क्योंकि ये होल नंबर आ गया तो सही लग रहा है। अब उन्होंने एक और कंडीशन दिया है, वो भी स्क्रीन पे देखना। उन्होंने बोला है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला है। तो अगर ये वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ दिस और ये वैल्यू कितनी आई थी 6, तो इसका मतलब ये वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ये यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो 6/3 विल बिकम 2। तो मेरे सब कंडीशंस मैच कर रहे हैं। अब गाइस कितने लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आया, चेक करते हैं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में 2-3 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, पर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ गए हो तो आपने एपिक ध्यान दिया। लेट्स सी गाइस, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी गाइस? द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी वाज, दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन। What was the value of dc by dt? It was equal to 1. We calculated this. Now tell me what should be the value of gamma 4 and gamma 3 so that this equation and this equation matches. So what should be the value of gamma 4 guys? Please go ahead. The value of gamma 4 should be 9. ताकि 9/9 1 हो जाए. Then the value of gamma 3 will actually become equal to 1. ताकि 1/1 भी 1 हो जाए। तो guys क्या हमने प्राइमा फिशिया दोनों को मैच कर दिया? यस, हमने प्राइमा फिशिया इसको और इसको मैच कर दिया। पर क्वेश्चन में जो और कंडीशन दी है उसमें चेक कर लो कि क्या ये और ये भी होल नंबर आता है। तो फिर वो कैसे मालूम पड़ेगा? आप चेक कर लो कि उन्होंने कंडीशन क्या दिया है। उन्होंने बोला है दिस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ दिस।
तो मुझे बताओ अगर ये इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ दिस है और अगर ये 9 है तो ये कितना होगा? कितने लोगों को समझ में आएगा? इज द वैल्यू ऑफ गामा 2 विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू 6. ताकि जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9/6 हो जाएगा 1.5 टाइम्स। तो इसका मतलब वो मैच कर रहा है। और क्या ये होल नंबर आया? यस। इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। पर उन्होंने एक और कंडीशन दिया है, देखते हैं कितने लोगों को वो समझ में आया। उन्होंने एक और कंडीशन दिया है कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। अब ये नंबर 6 है और वो बोल रहे हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो अगर ये 6 है तो बताओ गामा 1 कितना होना चाहिए? गामा 1 विल ऑब्वियसली बिकम इक्वल टू 3, क्योंकि फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6/3 2 हो जाएगा। तो ऑल कंडीशंस हैव मैच। मतलब ये नंबर 3 है, ये 6 है, ये 1 है और ये 9 है। तो मैं केमिकल रिएक्शन गेस कर सकता हूं। मेरा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा 3A प्लस 6B gives me 1C प्लस 9D। ये मेरा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रिवर्स कैलकुलेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क होपफुली आपने कर दिया होगा। यहां तक गैस आप लोगों ने कॉपी किया है कि गामा 3 इक्वल टू 1 एंड गामा 4 इक्वल टू 9। इसके बाद गैस ये लिख दो कि dd by dt is equal to 1.5 times minus dB by dt एंड आगे लिख दो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप यहां लिख दो कि +1 अपॉन गामा 4 dt by dt should actually become equal to -1 upon gamma 2 dB by dt। ऐसा लिख दो। तो अभी गाइस ये दोनों इक्वेशंस को देख के क्या समझ में आएगा कि गामा 2 जो है वो 6 हो जाएगा। तो यहां लिख दो देयरफॉर गामा 2 विल बिकम इक्वल टू 6, क्योंकि गाइस गामा 4 जो है वो 9 है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स देखो ये वैल्यू 9 थी, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 9/6 ही 1.5 होता है ना। ऊपर क्या दिया है कि 1.5 आना चाहिए। तो 1.5 कब आएगा? अगर ये 9 है तो इसको 6 होना पड़ेगा ताकि वो 9/6 1.5 हो जाए। तो ये लॉजिक है। अब ऐसे गाइस एक और कंडीशन दिया है, वो भी लिखो मेरे साथ। -dB/dt इज इक्वल टू दिया है 2 टाइम्स -dA/dt, ऐसा दिया है। पर एक्चुअली रिलेशन क्या होना चाहिए था? एक्चुअली रिलेशन होना चाहिए था -1 अपॉन गामा 2 टाइम्स dB/dt इज इक्वल टू -1 अपॉन गामा 1 टाइम्स dA/dt। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लिख दो कि ऊपर वाला जो कंडीशन है वो गिवन है और ये हमारा लॉजिक से आया, जो हमने लॉजिक आज सीखा है। अब गाइस स्क्रीन पे देख लेना, अगर ये 6 है तो फिर इसको 3 होना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6/3 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 नंबर चाहिए था। तो अगर ये 6 है तो आपको ये 3 चाहिए होगा। तो आप लिख दो देयरफॉर गामा 1 इज इक्वल टू 3। तो गाइस मुझे सारे कोएफिशिएंट्स मिल गए। तो अब आप केमिकल रिएक्शन लिख दो देयरफॉर द केमिकल रिएक्शन विल बी 3A प्लस 6B गिव्स अस C प्लस 9D। अब गाइस उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गैस कैसे निकालेंगे? आप लिखना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी, आप गैस कोई भी चारों को यूज कर लो, आप चारों के फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के इसके फॉर्म में लिखता हूं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज +1/9 टाइम्स dd/dt। गैस एक चीज नोटिस करना, आर ऑल ऑफ दीज नंबर्स होल नंबर्स? यस। आर ऑल ऑफ देम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? यस। मतलब आप इस पूरे इक्वेशन को किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे होल नंबर ऑलरेडी हैं। जैसे देखो अगर आपने इन सबको डिवाइड बाय 3 कर दिया तो फिर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, फिर वो होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब गाइस क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन एंड ऑल नंबर्स आर होल नंबर। तो दिस इज करेक्ट। तो ये ट्रायल एंड एरर से ही करना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बिकम +1/9 टाइम्स dd/dt। अच्छा dd/dt का वैल्यू कितना दिया था? 9 दिया था। तो आंसर आएगा, लिखो 1/9 टाइम्स 9 मिलीमोल पर dm³ पर सेकेंड। तो 9 कैंसिल करो तो गाइस आपका फाइनल आंसर है 1 मिलीमोल पर dm³ पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। गाइस इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं इन कंपैरिजन टू दिस, पर वो भी हम करेंगे वंस वी डू 12 क्वेश्चंस। फिर हमारा ये फर्स्ट कांसेप्ट कंप्लीट होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो। लेट्स मूव अहेड टू द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। रियली गुड क्वेश्चन गाइस जो अभी हमने कंप्लीट करा। रिक्वेस्ट करूंगा गाइस स्क्रीन पे देखते रहना, आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा इन द नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस। ओके रेहान प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 रीड करना। For a chemical reaction A to B, it was found that concentration of B is decreased by 0.7 mole per liter in 30 minutes.
the average rate of reaction is. गैस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है आज सीईटी लेवल का, मैंने आपको तभी बोला था कि जेई मेंस 2021 में सेम क्वेश्चन आया है, ये वो सेम क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं पता है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। गैस क्या होता है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज सिंपली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। व्हाट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, 0.2। व्हाट इज टाइम, टाइम दिया है 30 मिनट्स, लेकिन गैस उन्होंने आंसर पूछा है इन मोल पर लीटर पर आर, तो ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और टाइम दिया है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को आप हाफ एन आवर लिख देना, क्योंकि उनको आंसर चाहिए मोल पर लीटर पर आर में। इतना सिंपल क्वेश्चन, और ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है, एग्जैक्टली सेम एज द सीईटी क्वेश्चन ऑफ 2025, सेम टू सेम क्वेश्चन। लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ऐसे क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बस क्या करना है, जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया है उसको डिवाइड बाय टाइम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बट गाइस इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट क्या होता है कि टाइम को बराबर से लेना है। आप गलती से टाइम को मिनट्स में मत लेना, क्योंकि उन्होंने मिनट्स में दिया है पर उनको आंसर चाहिए आवर्स में, तो आपको ये टाइम को लिखना पड़ेगा इन आवर्स। अच्छा, व्हाट वाज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन गिवन, 0.2, तो सब लोग लिखो 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर। एंड गाइस नीचे क्या है टाइम, और टाइम हमें लेना है आवर्स में, तो वो हाफ एन आवर हो जाएगा। एक्चुअली टाइम दिया है 30 मिनट्स पर हमें लेना है आवर्स में, तो नीचे लिखो हाफ आवर। अब गाइस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो 0.2 इंटू 2, 0.4 इज द आंसर। तो लिखो गाइस द फाइनल आंसर इज 0.4 मोल पर लीटर पर आवर। इसी के साथ गाइस हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। गाइस मैं एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। वंस यू सॉल्व इनफ क्वेश्चंस ऑन एनी कंसेप्ट, आपको इजी लगना चालू होगा, वही मेरा मोटिव है। इसीलिए मैं लास्ट चैप्टर में भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में भी हर एक कंसेप्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस कराया, आज भी वैसे ही करने का ट्राई कर रहा हूँ। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 7। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और ये पहला क्वेश्चन है जो नीट लेवल का है, यानी गाइस ये बिटसेट लेवल है। आप में से जो लोग बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद के लिए एम कर रहे हो, आप देखो आपको ये क्वेश्चन खुद से आता है क्या। चलो इसमें इंटरेक्शन ही करते हैं। ओके यस रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करना। दिस इज फ्रॉम नीट 2023। For a reaction 3A gives 2B. The average rate of appearance of B is given by delta B upon delta T. The correct relation between the average rate of appearance of B with the average rate of disappearance of A is given by. गाइस आप ही बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा। लेट्स सी इफ यू कैन गेट द रिलेशन राइट। व्हाट विल बी द रिलेशन गाइस, इक्वेशन उन्होंने दिया है 3A gives you 2B, तो गाइस प्लीज गो अहेड। द रिलेशन विल बी गिवन बाय -1/3 is equals to +1/2 dB/dt। हो गया गाइस क्वेश्चन कंप्लीट, और आपको बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, दैट्स हाउ इजी द कंसेप्ट इज वंस यू हैव स्पेंट इनफ टाइम इनटू एनीथिंग। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे रिलेशन क्या दिया यारो, 3A gives you 2B। सो गाइस वंस यू स्पेंड इनफ टाइम इनटू अ कंसेप्ट, आपको वो इजी लगेगा। 3A gives you 2B, तो सब लोग मेरे साथ लिखो -1/3 टाइम्स डेल्टा A बाय डेल्टा T। गाइस उन्होंने क्या किया है, बस वो dA बाय dt के जगह डेल्टा साइन दिया है, बिकॉज वो एवरेज ले रहे हैं। dA बाय dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब आप डेरिवेटिव ले रहे हो। अगर आप एक वाइड रेंज में ले रहे हो तो बस वो d के जगह डेल्टा आ जाता है। डेल्टा A मतलब क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, एंड डेल्टा T मतलब चेंज इन टाइम। तो बस वो dA बाय dt के जगह आप लिख दो डेल्टा A बाय डेल्टा T, क्योंकि उनको आंसर वैसा चाहिए। तो ये लेफ्ट साइड में हो गया। राइट साइड में क्या इक्वेशन बनेगा, +1/2 टाइम्स डेल्टा B बाय डेल्टा T। अब गाइस क्वेश्चन में क्या बोला था पता है, फाइंड डेल्टा B बाय डेल्टा T। तो आपको बस क्या करना है गाइस, ये जो नंबर 2 है इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यारो आपका इक्वेशन बनेगा, लिखो डेल्टा B बाय डेल्टा T will become equal to -2/3 times delta A by delta T, -2/3 times delta A by delta T. This is the final answer. Okay, this is the final answer. Guys, इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेट्स कीप मूविंग अहेड, ओनली 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग गाइस, उसके बाद छोटा सा ब्रेक भी ले लेंगे एंड देन विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। यस रेहान ये भी क्वेश्चन रीड कर लेना। एंड गाइस अगेन ये क्वेश्चन नीट लेवल का है, मतलब ये
नीट बिटसैट लेवल का क्वेश्चन है, बोथ आर एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्स. यस, और रेहान प्लीज रीड करना. For a chemical reaction, 4A plus 3B gives 6C plus 9B. The rate of formation of C is 6 into 10 raised to minus 2 mole per liter per second, and rate of disappearance of A is 4 into 10 raised to minus 2 mole per liter per second. The rate of reaction and amount of B consumed in interval of 10 seconds respectively will be. Guys, देखो पहले उन्होंने बोला है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन और बाद में बोला है कि अमाउंट ऑफ बी दैट इज कंज्यूम्ड इन 10 सेकेंड्स. तो ये वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला तो पार्ट इजी है. हाउ टू फाइंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गाइस, ये इक्वेशन उन्होंने हमें दिया है. द इक्वेशन इज गिवन बाय 4a plus 3b gives you 6c plus 9d. तो यहाँ पे गाइस मेरे साथ केमिकल रिएक्शन लिखना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ पे लिख देना 4a plus 3b gives you 6c plus 9d. एक बार रेहान मेरे लिए रीड कर लेना, यही रिएक्शन है ना. 4a plus 3b gives you 6c plus 9d. Yes, so guys, this is the chemical reaction. How do we write the rate of this chemical reaction, guys? पहले उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन. guys, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो. तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटेंशनली इसके फॉर्म में लिख दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है. तो इसका मतलब गाइस मैं इसको लिख सकता हूं एज +1/6 dc by dt. ये मेरा आंसर है. अब गाइस मैंने c के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने मेरे को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c दिया है. उन्होंने यहाँ क्वेश्चन में दिया है दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c इज 6 into 10 raised to minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो मेरा आंसर क्या आएगा, लिखो मेरा आंसर आएगा 1/6 into 6 into 10 raised to minus 2 and guys the unit is मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 6 कैंसिल करो, मेरा फाइनल आंसर आ गया 10 raised to minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. गाइस दिस वाज सुपर इजी. सेकेंड पार्ट भी इजी है पर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. अच्छे से स्क्रीन पे देखना कि एक बार आपने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाला. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप इन चारों टर्म्स में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो. मतलब गाइस आप ऐसे भी लिख सकते थे -1/4 times dA by dt, उससे भी आंसर आ जाता क्योंकि उन्होंने dA by dt भी दिया है. और क्या उससे ये सेम आंसर आता एंड में? यस, सेम ही आंसर आता. तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप -1/4 times dA by dt भी कर सकते हो और आप +1/6 times dc by dt भी कर सकते हो. दिस इज पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन. अब पार्ट 2 में एक्स्ट्रा ध्यान देना. अब वो बोल रहे हैं हाउ मच बी विल बी कंज्यूम्ड इन 10 सेकेंड्स. तो इसका मतलब मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना पड़ेगा. हाउ कैन आई फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी? मैं क्या करूंगा, इसमें और इसमें रिलेशन लिख दूंगा. क्या है इन दोनों में रिलेशन? -1/3 dB by dt इज इक्वल टू +1/6 dc by dt. तो सब लोग लिखो मेरे साथ, -1/3 dB by dt इज इक्वल टू +1/6 dc by dt. ये रिलेशन गाइस इन दोनों में है. अब गाइस मुझे ये वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, कितना है ये? 6 into 10 raised to minus 2. तो बस यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, तो मुझे मिलेगा -dB by dt इज इक्वल टू 3/6 times 6 into 10 raised to minus 2. और गाइस वही यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो गाइस मेरे को -dB by dt मिल जाएगा. तो दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B which comes out as equal to 3 into 10 raised to minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. अब गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है. उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे से वर्ड्स पढ़ने हैं. उन्होंने बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन 10 सेकेंड्स. मतलब मैंने क्या किया, मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकाल लिया. उन्होंने मेरे को ये जो टाइम है वो 10 सेकेंड्स दिया है. तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 10 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करना है और राइट में मल्टीप्लाई करना है. फिर मुझे मिलेगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और वही मेरा आंसर है. उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बी दैट इज कंज्यूम्ड. मतलब मेरे को ये निकालना है -dB. मुझे -dB by dt नहीं निकालना है. दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी. उन्होंने बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ बी दैट इज कंज्यूम्ड और लकीली उन्होंने ये वैल्यू मेरे को 10 सेकेंड्स दिया है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये dt के जगह 10 लिख के राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -dB का आंसर क्या आएगा लिखना. -dB का आंसर आ जाएगा 30 into 10 raised to minus 2 और यूनिट हो जाएगा सिर्फ मोल पर लीटर. पर सेकंड कैंसिल हो गया गाइस. पर सेकंड कैसे कैंसिल हुआ? पर सेकंड वाज कैंसिल्ड विद 10 सेकंड्स. तो इसको बस यहाँ पे 10 सेकंड्स सब्स्टिट्यूट करके राइट में मल्टीप्लाई करो गाइस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया. बॉक्स बना दो. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अमाउंट ऑफ बी दैट इज कंज्यूम्ड एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये हमने कुछ नया किया.
हमने क्या किया गाइस, बी और सी में रिलेशन लिख दिया, इससे मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी मिल गया, इससे मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी मिल गया, एंड दैट कम्स आउट एज 3 into 10 raised to minus 2. This is rate of disappearance of B and this was given as 10 seconds. तो उसको बस यहाँ राइट में मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मिल गया. What is change in concentration of B? 30 into 10 raised to minus 2 मोल पर लीटर, और यही उन्होंने पूछा था. तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड द 9th क्वेश्चन. और 10th क्वेश्चन गाइस आपको भी बहुत इजी लगेगा बिकॉज मैंने लेक्चर के बीच में ये डिस्कस कर लिया था. इस क्वेश्चन में उन्होंने सिंपली हमें बोला है फाइंड द ग्राफ ऑफ the change of rate of forward reaction and the rate of backward reaction with time. तो guys इस ग्राफ को है ना हम लोग को बस ड्रॉ करना है, हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा. मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर ही प्रेजेंट कर दिया है, लेक्चर के बीच में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. तो सब लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 10. guys यहाँ पे आप लिखो y एक्सिस पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड x एक्सिस पे टाइम. अब guys देखते हैं कितने लोग ध्यान दे रहे हैं लेक्चर में. ये सिली मिस्टेक सबसे होती है, आप अवॉइड करते हो क्या देखना. गाइस जो मैं भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्रीन पे, दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन. गाइस एक मिनट, जो मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको अच्छे से देख लेना और आंसर करना. एवरीवन प्लीज गो अहेड. ये जो येलो कलर का ग्राफ है, इज दिस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इज दिस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? गाइस दिस इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. अमेजिंग परफॉर्मेंस, आपने गलती नहीं करी. दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मार्क कर लो. एंड गाइस ये रेड कलर जो है दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. हम ऊपर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप डायरेक्टली बस यहां लिख दो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड गाइस दिस रेड कलर ग्राफ इज नथिंग बट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. एंड गाइस व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम. तो गाइस ये जो कंडीशन है या ये जो लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. Okay, this is the condition of equilibrium where rate of forward reaction and rate of backward reaction same हो जाते हैं. तो guys ये question 10 complete हुआ. This is a question directly asked in JEE Mains. उन्होंने अलग अलग options दिए थे, ये वाला option was the correct answer. So with this we have completed the 10th question as well. Let's move ahead guys. बस दो question आप within 2-3 minutes अभी break में चले जाओगे. ये last के दो question super easy हैं. This is again a question from JEE Mains 2020, but I think you will find it easy. रेहान please question read कर लेना. गाइस कितना आसान क्वेश्चन है. उन्होंने हमें केमिकल रिएक्शन दिया है और वो ऑप्शंस में पूछ रहे हैं कौन सा रिलेशन सही है. तो हम तो इसको ओरली कर सकते हैं. गाइस कैसे करेंगे प्लीज स्क्रीन पे देखना. मैं बोलूंगा -1/2 टाइम्स dA/dt, पर उन्होंने आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. तो वो dA/dt बोलने के जगह हम बोल देंगे dNA/dt. तो मैं बोलूंगा -1/2 टाइम्स dNA/dt इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स dNB/dt and that is also equal to -1 ये नंबर आपको एज इट इज लिखना है. तो क्या है ये नंबर 3/2. तो मैं बोलूंगा -1/3/2 टाइम्स dNC/dt. एक बार गाइस वापस से बोलता हूं. द करेक्ट आंसर विल बी -1/2 टाइम्स dNA/dt is equal to -1/3 टाइम्स dNB/dt is equal to -1/3/2 टाइम्स dNC/dt. हो गया. इतना ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन JEE Mains 2020 का है. तो लेट्स राइट दिस गाइस, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे. सब लोग केमिकल रिएक्शन लिख देना. 2A + 3B + 3/2C gives us some product and guys वो प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने शायद दिया है 3P. So this is the product 3P. गाइस हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शंस जो दिए हैं गाइस, ऑप्शंस में सिर्फ A, B और C के बारे में बोला है. तो हम इन तीनों को लिख देते हैं ना. तो यहाँ पे सब लोग लिखो -1/2 टाइम्स dNA/dt is equal to -1/3 टाइम्स dNB/dt is equal to गाइस यहाँ पे लिखेंगे -1 गाइस यहाँ पे नंबर क्या है प्लीज देखना 3/2. तो यहाँ पे सिली मिस्टेक मत करना, ये 3/2 न्यूमरेटर में मत लिखना. यहाँ पे आपको लिखना है -1 ये 3/2 टाइम्स dNC/dt. अच्छा इसका मतलब गाइस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, लुक एट द स्क्रीन, ये जो है ये न्यूमरेटर में जाएगा. तो यहाँ एक्चुअली आंसर बचेगा -2/3 टाइम्स, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो -2/3 टाइम्स dNC/dt बचेगा. आप समझ गए ना. अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सब जगह माइनस साइन कैंसिल कर देंगे. ठीक है, सब जगह माइनस साइन कैंसिल करेंगे क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस साइन नहीं दिया बिकॉज सब जगह माइनस साइन कैंसिल होता है.
और सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि उनको उस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो यहाँ पहला टर्म हो जाएगा dNA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 टाइम्स dNB/dt एंड इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 टाइम्स dNC/dt। guys ये ऑप्शन उन्होंने दिया था, दिस इज आवर फाइनल आंसर। विद दिस guys वी हैव कंप्लीटेड द 11th क्वेश्चन एज वेल। guys मुझे बस एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप सिली मिस्टेक ना करो, वरना मैं इसमें इंटरेक्शन नहीं करवाता। दिस इज टू इजी ऑफ एन इंटरेक्शन, बट मेरे रिस्पेक्ट के लिए प्लीज पूरा क्लास आंसर करना। What is the relation between A, B and C? Please go ahead guys. The relation will be given by dNA/dt is equals to -1/3 dNB एक मिनट, इज इक्वल टू क्या बोला, इज इक्वल टू -dNC/dt। मतलब ये 3/2 आपको कहाँ लिखना है, इन द डिनोमिनेटर। फिर वो 3/2 का जो बाई 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये -2/3 हो जाएगा। फिर सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2/3 हो गया, और यहाँ 2/3 इंटू 2 4/3 हो गया। तो ये सब बराबर है और सब जगह माइनस साइन हमने कैंसिल कर दिया। वन लास्ट क्वेश्चन गाइस एंड देन वी कैन टेक अ ब्रेक, और ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द 12th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देखना। रेहान प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड कर लो। For the chemical reaction N2S plus 3H2 gives 2NS3, the correct option is? गैस ये नीट 2019 का क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन बिटसेट में भी आता है, और ये सबसे पॉपुलर केमिकल रिएक्शंस में से है। हमने तो इसको स्टार्टिंग में नोट्स में भी लिख दिया था, बस इनको रिलेशन चाहिए इन तीनों में। तो गैस डायरेक्टली आंसर लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 12 का रिएक्शन लिखो, N2 plus thrice H2 gives you twice NH3। ओके, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब गैस इनका आपस में रिलेशन कैसे लिखेंगे, विल राइट माइनस ऑफ dN2/dt and this is equal to -1/3 times dH2/dt and this is equal to +1/2 times dNH3/dt। और गैस ये ऑप्शन उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। आप बोलोगे सर इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, बहुत बार, कभी कभी नहीं। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट और इस पे आप आराम से स्कोर कर सकते हो। हमने इसके ऊपर 12 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया रहेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स एंड उसके बाद हम सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर में जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख देना। सो गाइस व्हाट इज रेट लॉ? सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन है A plus B gives us some product C। तो गाइस हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं -dA/dt, या तो हम लिख सकते हैं -dB/dt, या तो हम लिख सकते हैं +dC/dt। ये हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसी को अगर हम लोग लॉ के फॉर्म में लिखें या फिर इसी को अगर हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो गाइस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज K times concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y। यानी guys rate of chemical reaction can also be written as K times concentration of reactant with some power। तो guys यहाँ पे A का पावर मैंने क्या लिखा है X and B का पावर लिखा है Y। guys इसको बोलते हैं रेट लॉ। और जो हमने वो चीज सीखी है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज -dA/dt या तो -dB/dt, वो भी सही है। तो वो भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। गाइस लेट्स से आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना है आफ्टर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जितना रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जितना रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करना है विद द रिस्पेक्टिव पावर एंड उसको मल्टीप्लाई करना है विद के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे सब लोग लिख देना के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। एंड गाइस ये जो ऊपर का इक्वेशन है दिस इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या फिर इसको आप रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेट लॉ। अब गाइस इसमें जो ए और बी का पावर है एक्स और वाई, वो नंबर हमें कैसे मिलेगा? गाइस दैट नंबर इज फाउंड ओनली एक्सपेरिमेंटली और इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। So this is order of chemical reaction with respect to A. This is order of chemical reaction with respect to B and it is found experimentally। तो इसलिए आपको वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि क्या ऑर्डर है। तो आप यहाँ पे लिख दो X is equal to order of reaction
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। गैस सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मत लिखना, आप लिखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। फिर गैस y क्या है, y इज ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो y इज ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि रेट इक्वेशन जो हमने लिखा है ऊपर और जो हमने पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में सीखा वो दोनों सेम ही चीजें हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये भी आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बता रहा है और जो पार्ट 1 में सीखा वो भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बता रहा था। यहाँ पे हम कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं, हम यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं एज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद सम पावर। एंड हाउ विल यू फाइंड दीज पावर्स, ये x और y की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करी जाती है। x को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। और गैस अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो x प्लस y, तो दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो वो लिख देना x प्लस y will become overall order of the chemical reaction, overall order of reaction। अब गैस फिर इसमें जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो अभी हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन सीखेंगे। उससे पहले गैस आपको दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहला ये कि हमेशा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ concentration of reactants with some power, and this power is found out experimentally and it is also multiplied by k, which is rate constant। तो गैस रेट कांस्टेंट हमें क्या बताता है, रेट कांस्टेंट हमें बताता है कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा। इसका मतलब गैस अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन काफी फास्ट होगा, और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो रिएक्शन स्लो होगा। एंड रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। तो गैस लिखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट k will also increase। so as temperature increases k also increases। अब गैस रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन विल बिकम फास्ट। तो वो भी लिख दो, इफ वैल्यू ऑफ k इज हाई, if value of k is high, reaction is fast। तो आप यहां लिख दो फास्ट रिएक्शन। ओके गैस, इसमें इक्विलिब्रियम का कोई संबंध नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट होगा कि टुवर्ड्स राइट होगा वो इससे नहीं मालूम पड़ता। कितना फास्ट इक्विलिब्रियम अचीव होगा या फिर कितना फास्ट रिएक्शन कंप्लीट होगा वो आपको रेट कांस्टेंट बताता है। तो कंसेप्चुअली गैस हमें दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, कि ये जो x और y है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। लोग क्या करते हैं पता है क्या, लोग देखते हैं कि यहाँ पे a के साथ नंबर 1 है और b के साथ नंबर 1 है और यहाँ पे 1 और 1 लिख देते हैं। गलत हो गया गाइस, दिस इज नॉट अलाउड। आपको ये समझना है कि जो ये x और y है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, x प्लस y। और ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटली। तो प्लीज याद रखना कि इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। और गैस ये भी ध्यान में रखना कि इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो k की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जितनी k की वैल्यू ज्यादा होगी उतना रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर का इंट्रोडक्शन है। अब गैस इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। आज हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का सारे इक्वेशंस देखेंगे विद प्रूफ। लेकिन उससे पहले गैस एक और चीज लिख दो, order of chemical reaction is found out experimentally। order of reaction is found experimentally। okay online students, तो हम नोट्स भी अच्छे से बना रहे हैं so that everyone is confident and immediately guys इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे once this concept is done। मोस्टली शायद वो कल के लेक्चर में होगा। अभी हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को ठीक कर लेते हैं। तो गैस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। और गैस एक और चीज है कि कभी कभी ऐसा मेंशन किया जाता है कि इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ऐसे बोला है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हाँ, उस केस में जो इसके कोएफिशिएंट होंगे वही पावर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर सपोज यहाँ दिया है 2a प्लस b और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू 1। तो गैस ये जो नंबर्स हैं
these numbers will become power only when it is a elementary reaction. तो वो चीज भी लिख देते हैं, आप लिख देना only for elementary reaction, only for elementary reaction, ऐसा वर्ड उन्होंने मेंशन करना चाहिए कि elementary reaction है, only for elementary reaction coefficients will become power, coefficients of reactants, ऐसा लिखो, coefficients of reactants will become power in rate equation. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसा वर्ड मेंशन्ड है तो हाँ, फिर जो आपका कोएफिशिएंट होगा ए और बी का वही पावर हो जाएगा, उसमें फिर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। 99.9% केसेस में आपको एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट करना पड़ता है ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर से बोलता हूँ, 99.9% केसेस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स विल बिकम पावर इन रेट इक्वेशन। एंड गाइस इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब गाइस पॉइंट नंबर 3 हम लिखेंगे, प्लीज आप मेरे साथ लिख लेना। पॉइंट नंबर 3 इज जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो गाइस देखो अलग अलग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन बन सकता है। अब हम जीरो ऑर्डर को डिटेल में समझेंगे। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना। अभी जीरो ऑर्डर को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखना है सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज आई हैव अ केमिकल रिएक्शन X गिव्स यू Y, ठीक है। अब गाइस जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। इसका मतलब रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन विल बी इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X रेज टू 0। अच्छा गाइस यहाँ पे मैंने X का पावर 0 क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये 0 कहां से आया? ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई इज इट इंडिपेंडेंट? बिकॉज यहाँ पे पावर 0 है। तो अगर आपका ओवरऑल पावर 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। लेकिन गाइस मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक और तरीके से लिख सकता हूं। मैं कैसे लिख सकता हूं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को मैं माइनस dx/dt करके भी लिख सकता हूं। तो मैं LHS में लिख दूंगा, आप लिखते जाना मेरे साथ। माइनस dx/dt इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा? K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X रेज टू 0। अब स्टूडेंट्स एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे आपका इक्वेशन बन जाएगा माइनस dx इज इक्वल टू K टाइम्स dt, क्योंकि गाइस x रेज टू 0 जो है वो तो 1 हो जाएगा। तो ये बस dt को राइट में मल्टीप्लाई करो तो राइट में मिलेगा K dt। जब तक आप कॉपी कर रहे हो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is independent of X. Why is it independent? Because the order of this chemical reaction is 0. So this will become concentration of X raised to 0. तो anything raised to 0 1 होता है, तो राइट साइड में सिर्फ K बचेगा। और रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस dx/dt। तो मैंने माइनस dx/dt इक्वल टू लिख दिया K टाइम्स X रेज टू 0। अब इसको 1 लिख दो और dt को राइट में मल्टीप्लाई करो तो राइट में मिलेगा K dt। अब स्टूडेंट्स हमें ना यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा फिर इक्वेशन बन जाएगा। तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx, या फिर एक काम करो माइनस साइन को राइट में लेते हैं, तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस k dt या फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k dt। अब गाइस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन स्क्रीन पे देखना, नहीं तो आपसे ये मिस हो गया तो आपका कंसेप्ट वीक रह जाएगा। व्हेन टाइम गोज फ्रॉम 0 टू t, तो जब टाइम 0 होगा तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा x0, एंड जब टाइम t होगा तो उस मोमेंट में कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन x होगा। फिर से गाइस देखना, नहीं तो आपका सिली मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगे? टाइम का लिमिट होगा 0 से लेके t तक। तो जब आपका टाइम 0 है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो x का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे? जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है यानी t इक्वल टू 0 पे x का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे x0, और जब टाइम t पहुंच जाएगा तब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा x। तो अब गाइस यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx? 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख दो x0 टू x, एंड राइट साइड में माइनस k टाइम्स 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, एंड गाइस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख दो 0 से t। ओके गाइस, सिंपल इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में 1 का इंटीग्रेशन x आ गया,
राइट में 1 का इंटीग्रेशन टी आ गया और यहाँ बाहर माइनस के रहेगा, ठीक है। और उसके बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गाइस फिर से बोलता हूँ, जब टाइम 0 है तब कॉन्सेंट्रेशन है x नॉट, और जब टाइम t है तब कॉन्सेंट्रेशन x है। अब गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो इसके जगह हम लोग पहले अपर लिमिट डाल देंगे, तो x के जगह x, फिर माइनस x के जगह x नॉट, तो LHS में आ जाएगा x माइनस x नॉट, प्लीज लिखना, इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स, राइट में भी गाइस सेम चीज करो, पहले t के जगह t लिखो माइनस, फिर t के जगह 0 लिखो, तो RHS में आएगा माइनस के टाइम्स t माइनस 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस एक्स साइड हो तो आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के टी। और गाइस इसको बॉक्स बनाओ, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आ जाए जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट शुड कम इन योर माइंड कि हाँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के टी होता है। आपको एग्जाम में ये बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, दिस इज नोन एज रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स इसको हमने विद प्रूफ करा, कैसे है ना, मैं आपके कंसेप्ट के लिए केयर करता हूँ, इसीलिए मैं विद इन 1 मिनट पूरा ये वापस से सिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीन पे देखना। आपको गाइस क्या समझना है कि जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन तब होता है जब आपका रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर है वो 0 हो जाए। अब बेस्ट पार्ट क्या होता है कि x रेस टू 0 1 ही हो जाता है, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस dx बाई dt करके, वो हमने पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में सीखा था। तो माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी x रेस टू 0। अब एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो गैस ये तो 1 हो गया। अब dt को राइट में मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद गैस दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे ना तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखना, जब टाइम 0 है तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है x नॉट, और जब टाइम t हो जाएगा तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होके हो जाएगा x। फिर बस हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन t, और बाहर बचेगा माइनस के टाइम्स, ये देखो माइनस के टाइम्स। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, आपका ये इक्वेशन बनेगा। तो आज के बाद कभी भी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आए तो आपको माइंड में सीधा बोलना है x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के टी। अब गाइस देयर इज समथिंग नोन एज हाफ लाइफ, यहाँ लिख देना, इसी पॉइंट के अंदर लिखना है, there is something known as half life. So what is half life? Half life is the time when the concentration of reactant becomes half. फिर से बोलता हूँ guys, अच्छे से सुनना, half life is the time when the concentration of reactant becomes half। मतलब guys लिखो when t becomes equal to t half। half life के लिए guys हम t half बोलते हैं। तो when time becomes equal to t half, the concentration of x will become x naught by 2। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर रेट इक्वेशन में। दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर विच ऑर्डर, दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह लिख देंगे x नॉट बाई 2 और टाइम के जगह लिख देंगे t हाफ। तो इक्वेशन बनाओ, x नॉट बाई 2 इज इक्वल टू x नॉट माइनस k टाइम्स t हाफ। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये x नॉट बाई 2 को हम राइट में लेंगे, तो फिर x नॉट माइनस x नॉट बाई 2 विल बिकम x नॉट बाई 2 एंड माइनस k टाइम्स टी हाफ को लेफ्ट में लिखेंगे, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा k टाइम्स टी हाफ विल बिकम इक्वल टू x नॉट माइनस x नॉट बाई 2। फिर बस गैस इसको सॉल्व करो, इट विल बिकम x नॉट बाई 2 एंड फिर k को राइट में डिवाइड करो, तो गैस आपको टी हाफ का फॉर्मूला मिल गया। तो टी हाफ का आंसर आ जाएगा x नॉट बाई 2k। एंड गैस इसको भी डायरेक्टली याद करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जीरो ऑर्डर का, हम विद प्रूफ कर रहे हैं गैस, ओके, हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, हम विद प्रूफ कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जीरो ऑर्डर का, आपको दो ही इक्वेशन यूज करने होते हैं। पहला, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है तो पहले आप याद करोगे, हाँ x इज इक्वल टू होता है x नॉट माइनस के टी, वेरी इजी टू रिमेंबर। एंड हाफ लाइफ का फॉर्मूला, दिस इज हाफ लाइफ का फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर, इट इज गिवन बाय x नॉट बाय 2k। तो प्लीज गाइज इसको यहाँ पे मार्क कर देना कि दिस इज द इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। गाइस थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, मैं आपसे है ना पहले 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछूंगा, आप प्लीज अच्छे से सपोर्ट करना जैसे आपने पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में सपोर्ट किया था, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और फिर हम लोग 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के बाद 2 इक्वेशंस भी करेंगे। गाइस माय फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज, दिस x is known as, please go ahead guys, this x is known as order of reaction with respect to A, this y is known as order of reaction with respect to B, then what is the overall order of reaction? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। The overall order of reaction is given by x plus y. Now tell me guys, this order of reaction is determined
Very good. It is determined experimentally. It is not determined by looking at the chemical reaction. बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, केमिकल रिएक्शन देखते हैं, यहाँ नंबर्स देख के वही यहाँ पे पावर में लिख देते हैं, गलत. दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन गाइस मेरा रहेगा कि जो ये रेट कांस्टेंट है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी. रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन, it only depends on temperature. As temperature increases, the value of rate constant will also increase. इसका मतलब the reaction will become fast. If the value of rate constant is more, then the reaction is more fast. ये हमारे दो conceptual question थे. अब guys दो mathematical questions. Can you tell me guys what is the rate equation in zero order? आपको final equation बताना है. For zero order chemical reaction, at any time t, concentration x will be given by x is equal to x naught minus kT. And how will you find half-life of zero order chemical reaction? Half-life of zero order chemical reaction will always be equal to x naught upon 2k. Guys, दोनों conceptual question में आपका performance थोड़ा कम लगा, इसलिए वापस पूछता हूँ. Rate constant k only depends on which physical quantity? Rate constant k only depends on Temperature. as temperature increases, rate constant will also increase. देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि as temperature increases, rate constant also increases. And guys उसी के दम पे हम लोगों ने ये भी समझा करके, जब रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है, जब रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है तो आपका रिएक्शन फास्ट होता है. ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है. और जीरो ऑर्डर का हमने विद प्रूफ देखा कि यार जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में रेट इक्वेशन इज x इक्वल टू x नॉट माइनस kt एंड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज x नॉट बाय 2k. अब गाइस ऐसे सेम हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी सीखना है, तो लिखो पॉइंट नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमने थोड़ा रिवाइज और समरी करा, यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो. अभी फर्स्ट ऑर्डर सिखाता हूँ, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चंस करते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस कल के लेक्चर में करेंगे. यहाँ तक भी हमने अचीव कर लिया, तो टारगेट यही तक था आज का. गाइस फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, गाइस लिखना, सपोज सेम केमिकल रिएक्शन है, x गिव्स यू y, बट इस बार इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. तो इस बार हम लिखेंगे रेट इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 1. गाइस इस बार देखो मैंने पावर 1 लिखा है. अच्छा, हाउ इज दिस 1 फाउंड आउट? दिस इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. लास्ट वाले रिएक्शन में क्या हुआ था, यहाँ पे 0 था, इसीलिए उसको जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बोला था. यहाँ पे इस बार नंबर 1 है, मतलब दिस इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. और गाइस हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट रेट एज इक्वल टू माइनस dx बाई dt. इस बार आप लिख देना लेफ्ट साइड में माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू, इस बार आ जाएगा k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 1. तो इस बार गाइस राइट साइड में x रहेगा, तो हम इस बार क्या करेंगे, x को लेफ्ट में डिवाइड कर देंगे और dt को राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा गाइस, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा माइनस dx बाय x इज इक्वल टू k टाइम्स dt. ओके, फिर से गाइस क्या करेंगे, माइनस को राइट साइड में लिख देते हैं और इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप लिख देना इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt. अब गाइस फिर से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, सेम आएगा. जब टाइम 0 है, स्टूडेंट्स वापस से सुनना, जब टाइम 0 है तब कॉन्सेंट्रेशन होगा x नॉट, और जब टाइम t है तब कॉन्सेंट्रेशन होगा x. तो ये हमारा बहुत अच्छा एक इक्वेशन बन गया. बस हमें इंटीग्रेशन करना है गाइस, इंटीग्रेशन बहुत आसान है. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x टू द बेस e होता है. तो यहाँ पे 1 अपॉन x dx है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिख देना log ऑफ x to the base e, and guys limits of integration लिख देना x naught to x. okay, and guys राइट साइड में माइनस k टाइम्स बाहर लिख दो और 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख दो 0 to t. guys हम विद प्रूफ कर रहे हैं. हाँ आई एग्री कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लास्ट में इक्वेशन ध्यान में रखना है, पर प्रूफ देखने का फायदा क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है फॉर्मूला पे. तो guys एक बार वापस से प्रूफ स्टार्टिंग से बताता हूँ. When you have a first order chemical reaction, then the rate of the chemical reaction is equal to k times concentration of reactant raised to power 1. अगर जीरो ऑर्डर होता तो यहाँ पे 0 होता, पर क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए यहाँ पे पावर 1 है. फिर बस मैंने रेट को लिख दिया माइनस dx बाई dt. तो स्टूडेंट्स ये x को मैंने लेफ्ट में डिवाइड कर दिया और dt को राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ. अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स लास्ट टाइम जैसे ही हैं. जब टाइम 0 है
तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है x नॉट, और जब टाइम t है तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है x। तो वो आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एकदम बराबर से लिखने हैं। फिर 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x टू द बेस e, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन t। अब गाइस हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो प्लीज स्क्रीन पे देखना। अगर आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ x नॉट। एंड गाइस अगर दो लॉगरिथम के बीच में माइनस साइन आ गया तो हम अंदर के जो टर्म्स है उसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ x नॉट। तो इसका मतलब आप डिवाइड करके लिख दो, आप लिख दो log ऑफ x अपॉन x नॉट टू द बेस e, एंड दिस इज इक्वल टू गाइस माइनस के टाइम्स, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो t माइनस 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉगरिथम टू द बेस e है, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में है ना लॉगरिथम टू द बेस 10 के फॉर्म में सॉल्व करना होता है। तो अगर आप लॉगरिथम टू द बेस e को लॉगरिथम टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 2.303। यहाँ लिखना 2.303 log ऑफ x अपॉन x नॉट टू द बेस 10 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के टी। अब गाइस ये आपका इक्वेशन ऑलमोस्ट बन चुका है, आपको बस अभी यहाँ पे क्या करना है, k को लेफ्ट में डिवाइड करना है, k को लेफ्ट में डिवाइड करना है। और गाइस क्योंकि माइनस साइन है तो एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है लॉगरिथम का कि अगर आपको माइनस एलिमिनेट करना है तो आप लॉगरिथम के अंदर रेसिप्रोकल लिख दो। तो आप क्या करो, ये माइनस को इस तरफ लो और फिर लॉगरिथम के अंदर रेसिप्रोकल लिखो, तो वो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा log ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10, और ये माइनस एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, और ये k को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो आपका इक्वेशन पता है क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10। एंड गाइस इसको बॉक्स बना दो, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन आ जाए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट शुड कम इन योर हेड कि यार हाँ ये इक्वेशन यूज करना है। डायरेक्टली गाइस इसी फॉर्म में याद करना है, और एकदम परफेक्ट आपको बना के दे रहा हूँ विद प्रूफ। देखा हमने गाइस, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रहा तो आपको याद करना है x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के टी, वो हमने इंटरेक्शन भी किया। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आया तो डायरेक्टली एग्जाम में लिखना है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10। गाइस x नॉट क्या होता है सुनना, x नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, x is the concentration of reactant that is remaining, मतलब अभी उस टाइम में कितना x बच गया है। गाइस वापस से सुनना, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x विच इज रिमेनिंग, मतलब कितना बच गया है अभी, मतलब टाइम t पे कितना x है वो ये कॉन्सेंट्रेशन है। और स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब x का कॉन्सेंट्रेशन था x नॉट। तो दिस इज नोन एज द रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। अब इसके लिए भी हाफ लाइफ निकालते हैं। गाइस लिखो हाफ लाइफ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स? डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ होता है द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ। तो सब लोग यहाँ पे लिख देना, व्हेन t इज इक्वल टू t हाफ, एट दैट टाइम x will become equal to x naught by 2। ओके, अब गाइस हम ये दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। तो यहाँ t के जगह लिखेंगे t हाफ, सब लोग यहाँ पे मेरे साथ लिखना, t के जगह वी विल राइट t हाफ, और RHS में गाइस क्या है 2.303 अपॉन k log ऑफ x नॉट अपॉन, नीचे लिखो x नॉट बाई 2, क्योंकि गाइस x के जगह लिखना है x नॉट बाई 2। हमारा इक्वेशन क्या है गाइस, पहले मेमोराइज कर लो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द रेट इक्वेशन इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log of x naught upon x to the base 10। Now when time becomes t half, at that time this x in the denominator inside logarithm, this x will become x naught by 2। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये x हो जाएगा देखो x naught by 2। अब गाइस बेस्ट पार्ट क्या है, x naught कैंसिल हो जाएगा, और गाइस ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ऊपर log of 2 to the base 10 बचेगा। में आपका जो वैल्यू है log of 2 to the base 10 वो 0.3 होता है। यहाँ पे आप लिखना 2.303 into 0.3 अपॉन k। ऑनलाइन स्टूडेंट्स log ऑफ 2 to the base 10 जो है वो आपका 0.3 होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे log ऑफ 2 to the base 10 को लिख दिया है 0.3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 अप्रोक्सीमेटली आता है, तो आप लिख देना हाफ लाइफ विल बिकम इक्वल टू 0.693 अपॉन k। गाइस दिस इज द हाफ लाइफ फॉर
first order chemical reaction. Okay, online students, this is the half life for first order chemical reaction. और ये डायरेक्टली हमें याद करना है, एग्जाम में यूज करना है 0.693 अपॉन के. So guys, with this we have completed the entire proof of first order. अब आपको एक समरी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. Guys, please look at the screen, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है. लास्ट में मैंने क्या किया, log of 2 to the base 10 को 0.3 लिख दिया and 2.303 into 0.3 approximately 0.693 आता है. तो guys अभी स्क्रीन पे देखना, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं. जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर. जीरो ऑर्डर में रेट इक्वेशन आता है x is equal to x naught minus kt. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर में रेट इक्वेशन आता है t is equal to 2.303 अपॉन k. इसी फॉर्म में याद रखना है गाइस, क्वेश्चंस फास्ट में सॉल्व होते हैं. log of x naught अपॉन x to the base 10. ठीक है. फिर गाइस जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला था x naught by 2k. लेकिन गाइस फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखना, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के. गाइस एक चीज नोटिस करना कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन एक ऐसा ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इसमें कहीं पे x नॉट का टर्म ही नहीं है. इसमें आंसर क्या आया? 0.693 अपॉन के. अच्छा, इसमें हाफ लाइफ कितना है? x नॉट बाई 2k. और इसका रेट इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू x नॉट माइनस kt. और इसका रेट इक्वेशन है t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10. गाइस ये हमने विद प्रूफ करा. अब हम बस क्या करेंगे, इन सब का ग्राफ बना लेते हैं एंड विल क्लोज टुडेस लेक्चर. बट थोड़ा इंटरेक्शन आपसे चाहिए. पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर आपको अच्छे से आता है, मुझे श्योर है, क्योंकि हमने 12 क्वेश्चंस भी करे. पार्ट 2 में जो जो सीखा आप मेरे को बताना. जस्ट टेल मी, इफ आई हैव अ रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स concentration of A raised to half into concentration of B raised to 3/2. Tell me guys, what is the order of this chemical reaction with respect to A? The order of this chemical reaction with respect to A is? What is order of chemical reaction with respect to B? It is 3/2. What is overall order of chemical reaction? आप add कर लो. The overall order of chemical reaction will actually become equal to 2. क्योंकि आपको बस करना है half plus 3/2. एक और चीज guys, कभी कभी ऑर्डर नेगेटिव भी आता है, वो भी अलाउड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, इक्वल टू 2 हो जाएगा, वो भी अलाउड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे -½ रहा. ठीक है. तो अभी what will be the overall order of chemical reaction? The overall order of chemical reaction will be -½ plus 3/2. So ये आ जाएगा equal to 1. ठीक है. तो ऐसे आपको order of chemical reaction निकालने को आना चाहिए. One more question. Order of this chemical reaction is always found out experimentally. Only for elementary reactions you can directly write the order based on the coefficients. बाकी सब reactions में it is found out experimentally. Now tell me guys, this rate constant k only depends on which physical quantity? Rate constant k only depends on temperature. So as temperature increases, rate constant will always increase. Guys इसमें कभी ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है. जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, बिकॉज ये रूल है और कंसेप्ट है. और इसको आगे हम चैप्टर में सीखेंगे लेक्चर 3 में कि टेम्परेचर बढ़ने पे कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और कोलिजन ज्यादा होने पे रिएक्शन फास्ट हो जाता है, और रिएक्शन फास्ट हो गया तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा. तो व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट कांस्टेंट विल आल्सो इंक्रीज. ओके, तो दिस इज द कांसेप्ट. नाउ गाइस टेल मी द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. ये आपने बता दिया तो अपना लेक्चर बहुत सक्सेसफुल हो गया. टेल मी गाइस, फॉर जीरो ऑर्डर व्हाट इज द रेट इक्वेशन? फॉर जीरो ऑर्डर द रेट इक्वेशन इज गिवन बाय x is equal to x naught minus kt. ये मुझे श्योर था बता दोगे. फर्स्ट ऑर्डर का बता दिए तो बहुत अमेजिंग गाइस. For first order, rate equation is given by T is equal to 2.303 upon K log of x naught upon x to the base 10. Amazing guys, इसमें है ना x naught upon x होता है, वो ध्यान में रखना. To the base 10 है. To the base 10 क्यों है? क्योंकि आपने ये 2.303 यहाँ लिख दिया है. Now can you tell me the half life formula for both of them? For zero order chemical reaction, half life formula is given by x naught upon 2k. इसका मतलब guys, for zero order half life is proportional to initial concentration, whereas for first order what is half life formula? For first order half life is given by 0.693 upon k. guys कभी कभी ऐसे भी होता है कि 0.693 को हम log of 2 to the base e भी लिख सकते हैं, not to the base 10. log of 2 to the base 10 तो 0.3 होता है. दिस इज log of 2 to the base e. तो कुछ कुछ बुक्स में हाफ लाइफ को क्या दिया गया है? log of 2 to the base e divided by k. ये भी सही है.
और ये log of 2 to the base e का ही वैल्यू 0.693 होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया। अब हम क्या करेंगे गाइस कि सबका ग्राफ समझेंगे और लेक्चर क्लोज करेंगे। तो गाइस अब हमने पॉइंट नंबर आई थिंक 4 कंप्लीट किया है। प्लीज राइट डाउन पॉइंट नंबर 5 और हेडिंग ही लिख दो ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड देन वी कैन क्लोज द लेक्चर। ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। और गाइस कल है ना हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर कल क्वेश्चंस करेंगे। नाउ गाइस व्हाट विल बी द फर्स्ट ग्राफ, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। क्योंकि गाइस क्या है, बहुत लोग ये ग्राफ मेमोराइज करते हैं, मेमोराइज करके नहीं चलेगा। अगर सपोज एग्जाम में आ रहा है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो गाइस रेट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर का ग्राफ स्क्रीन पे देखना। रेट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर है तो इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे ऐसा क्यों बना सर ग्राफ? बिकॉज आपको बताता हूँ यहाँ पे गाइस क्या है, आपका रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि आप यहाँ इक्वेशन लिख देना, रेट इज इक्वल टू होता है k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 0। इसका मतलब गाइस अगर x चेंज हो रहा है तो उससे रेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देखना, एक मिनट गाइस, आप है ना अगर ग्राफ मेमोराइज करोगे आप कभी नहीं जीत पाओगे, इसमें समझ के करना है। मैंने इक्वेशन क्या लिखा है, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू 0। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा x चेंज होगा, पर ये x रेज टू 0 है तो इसका मतलब ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो रेट विल ऑलवेज बिकम इक्वल टू k। वापस सुनना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये x चेंज होगा, पर x चेंज होने से मेरे रेट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों रेट को फर्क नहीं पड़ा? बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 1 ही होता है। तो इसका मतलब रेट विल बिकम ऑलवेज इक्वल टू k, मतलब रेट इज कांस्टेंट। बिकॉज रेट इज कांस्टेंट इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। गाइस यहाँ पे नीचे लिख देना, दिस इज अ ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर for rate versus time. Guys, this is a graph of rate of chemical reaction versus time and this is a graph of zero order. ठीक है, सबने लिख दिया? Okay. This is a graph of rate versus time. अब स्टूडेंट्स ऐसे ही हम रेट वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाएंगे। तो गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना, रेट वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये कैसा होगा ग्राफ? यहाँ पे लिख लेना गाइस, रेट वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो गाइस इक्वेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 1। तो इसका मतलब गाइस ये ग्राफ होगा जो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, सॉरी गाइस, नीचे की तरफ आएगा। हाउ डू आई नो नीचे की तरफ आएगा? बिकॉज x रेज टू 1 है और x विद टाइम कम होता जाएगा। तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे जो रेट है वो आपका टाइम के साथ कम होता जाएगा। तो इसका ग्राफ गाइस कुछ ऐसा बनेगा। तो गाइस दिस इज द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे मार्क करना गाइस, दिस इज, और यहाँ पे इक्वेशन लिखना, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 1। गाइस देखो विद टाइम क्या होगा, x कम होता जाएगा और x कैसे कम होगा? एक्सपोनेंशियली कम होगा। मुझे कैसे पता गाइस कि x एक्सपोनेंशियली कम होगा? बिकॉज लॉगरिथम का इक्वेशन है। लॉगरिथम मतलब एक्सपोनेंशियल, क्योंकि लॉगरिथम टू द बेस e होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x जो है वो एक्सपोनेंशियली कम होगा, इसीलिए रेट जो है वो भी एक्सपोनेंशियली कम होगा। गाइस देखो फर्क क्या है, जीरो ऑर्डर में रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो भले ये कम हो जाए उससे रेट को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होगा, रेट एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका जो पावर है वो 1 है। तो इसका मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू x एंड x एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है तो रेट भी एक्सपोनेंशियली ऐसा कम होगा। सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ। और यहाँ पे लिख देना गाइस, दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, बस गाइस अभी ऐसे और दो ग्राफ हैं। अब ऐसे गाइस हम लोग ग्राफ बना लेंगे ऑफ x वर्सेस टाइम। ये मैंने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया था। अब गाइस सब लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। लेट्स से वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x वर्सेस टाइम, ठीक है। तो गाइस इसमें जीरो ऑर्डर में इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू x नॉट माइनस kt। तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा गाइस, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन कमिंग डाउन। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, आप भी लिखना x इक्वल टू x नॉट माइनस kt। ये आपका x नॉट होगा, ये आपका x नॉट का वैल्यू होगा जहां पे वो ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x नॉट। ओके, तो x नॉट माइनस kt आ गया। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गाइस? लिख दो, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बिकम इक्वल टू माइनस k, क्योंकि वो ग्राफ नीचे आ रहा है और t का कोएफिशिएंट क्या है गाइस?
t का कोएफिशिएंट है -k, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी -k. अच्छा गाइस, ऑब्वियसली दिस इज फॉर विच ऑर्डर? दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, क्योंकि हमने ऊपर जीरो ऑर्डर का इक्वेशन लिखा है ना. व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी हैव रिटन गाइस? x इज इक्वल टू x नॉट माइनस kt. तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विच इज कमिंग डाउन. गाइस, हाउ डू आई नो इट इज अ स्ट्रेट लाइन? यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ टाइम का भी पावर 1 है, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन. वापस से देखना, x का पावर 1 है और टाइम का भी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. देयरफॉर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन कमिंग डाउन. गाइस देखो, आपको इतना फास्ट बनना है और कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग बनना है कि अगर मैं आपको कल के लेक्चर में पूछ लूं व्हाट इज द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर, आपको बोलना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. फिर अगर मैं बोलूं व्हाट इज द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, आपको बोलना है एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड्स. ठीक है. फिर अगर मैं बोलूं व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टाइम, तो आपको इक्वेशन याद रखना है x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के टी फॉर जीरो ऑर्डर. तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन कमिंग डाउन. फिर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, आपको बताना है -k. कैसे याद रखना है? t का कोएफिशिएंट क्या है? t का कोएफिशिएंट है -k, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज -k. ओके, दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर. बट हाउ विल बी द ग्राफ ऑफ x वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर? तो उसके लिए आपको वापस वो एक्सपोनेंशियली डाउन वैसा ही ग्राफ बनाना है. तो गाइस यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे आप ऐसा ग्राफ बना लेना एक्सपोनेंशियली डाउन. और गाइस इसका इक्वेशन पता है क्या होगा? हमने फर्स्ट ऑर्डर का गाइस इक्वेशन क्या सीखा था? t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10. बस उसको मैं रीअरेंज करके लिखूंगा गाइस. आप भी ऐसा लिख देना गाइस, दिस विल बी एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड्स. तो इसको आप रीअरेंज करके लिखो, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू x नॉट टाइम्स e रेज टू माइनस kt. अब बोलोगे सर ये क्या नया इक्वेशन है? जो हमने इक्वेशन लिखा है ना, t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10, उसी को रीअरेंज करके ये बनता है. तो x इक्वल टू x नॉट टाइम्स e रेज टू माइनस kt. एंड गाइस ऑब्वियसली दिस इज द ग्राफ ऑफ विच ऑर्डर? दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ओके, अब गाइस मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार स्क्रीन पे देखो ताकि चारों ग्राफ समराइज करें. बस इसके बाद और दो ग्राफ है अपना, फिर आज का लेक्चर क्लोज हो गया. सी गाइस, if we have to draw the graph of rate versus time for zero order, it will be a horizontal straight line. Why? Because rate is independent, of concentration of x. ठीक है guys, देखो यहाँ पे rate is independent of concentration of x, therefore the graph will be a horizontal straight line. कि मतलब rate equal to k आ रहा है क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब rate constant है. This is for zero order. For first order what happens is rate is proportional to x raised to 1 and x खुद एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, और अगर x एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है तो रेट भी एक्सपोनेंशियली कम होगा, तो इसीलिए ये ग्राफ आ गया. तो आपको इंटरेक्शन करते समय बोलना है कि सर रेट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड रेट वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड्स. लेकिन गाइस अगर आपका x वर्सेस टाइम आ गया फॉर जीरो ऑर्डर, तो इक्वेशन याद करना है x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के टी. अरे ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. क्यों? इसका भी पावर 1 है x का और टाइम का भी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर फंक्शन है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन कमिंग डाउन है. कमिंग डाउन क्यों होगा? बिकॉज एज टाइम गोज अहेड इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता जाएगा, बिकॉज रिएक्टेंट का क्वांटिटी कम होता जाता है. हर ग्राफ देखो नीचे की तरफ ही आ रहा है. And now guys, यहाँ पे this is the graph of x versus time for first order, and this will be exponentially downwards. How will you remember that it is exponentially downwards? Because हमारा equation था t equal to 2.303 upon k log of x naught upon x to the base 10. तो फिर वो logarithm function आ गया, मतलब exponential होगा, क्योंकि logarithm के base को आप equation के दूसरी तरफ लेते हो तो वो power बन जाता है, तो इसका मतलब exponential function है. तो इसी को मैंने rearrange करके लिखा है. अपना जो equation है ना फर्स्ट ऑर्डर का, उसको रीअरेंज करके हमें ये भी याद करना है, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज x इज इक्वल टू एक्स नॉट टाइम्स e रेज टू माइनस के टी. तो हमारे पास जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के दो ग्राफ हो गए. अब गैस एक और ग्राफ बनाएंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ का बनाएंगे. इस बार गैस ग्राफ बनाओ हाफ लाइफ वर्सेस एक्स नॉट. गैस दिस इज द ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस एक्स नॉट. तो अगर जीरो ऑर्डर है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड्स. ऐसा ग्राफ बनाओ. गैस ऐसा ग्राफ क्यों है? बिकॉज इसका इक्वेशन क्या है देखना, इसमें हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट. तो यहाँ लिखना हाफ लाइफ इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन 2k होता है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट. ठीक है,
तो ये हमारा अच्छा ग्राफ बन गया. इट इज अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड्स. व्हाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. गाइस देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट. इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ हो गया ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस एक्स नॉट. यहां लिख देना गाइस, दिस इज फॉर ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर. एंड गाइस अब हाफ लाइफ वर्सेस एक्स नॉट बना देंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर. वो भी लिखना मेरे साथ. यहाँ पे हाफ लाइफ वर्सेस एक्स नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर होगा. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेस लेक्चर गाइस. तो इसमें गाइस क्या होगा? इसमें होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल क्यों बन गया? बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? देखो 0.693 अपॉन के. तो इसमें एक्स नॉट का टर्म आता ही नहीं है. तो क्योंकि एक्स नॉट का टर्म नहीं आता है, तो इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नॉट. तो इट इज गोइंग टू बी जस्ट कांस्टेंट. गाइस जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, इट इज मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर. इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि रेडियो एक्टिव डीके में आपके पास कितना क्वांटिटी है, हर बार हाफ लाइफ सेम ही रहती है. इसका मतलब फॉर एग्जांपल गाइस कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सपोज अगर है और आपके पास 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. अच्छे से सुनना, आपके पास 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. सपोज उसका हाफ लाइफ है 1 ईयर. कितना हाफ लाइफ है उसका? 1 ईयर. तो 1 ईयर के बाद पता है क्या होगा? 1 ईयर के बाद वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होके 0.5 ग्राम्स हो जाएगा. तो 1 ईयर के बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कम होके कितना हो गया? 0.5 ग्राम्स. अब फिर वापस 1 ईयर के बाद ये हाफ होके 0.25 ग्राम्स हो जाएगा. फिर वापस 1 ईयर के बाद ये हाफ होके 0.125 ग्राम्स हो जाएगा. फिर वापस 1 ईयर के बाद ये हाफ होके 0.0625 ग्राम्स हो जाएगा. आप नोटिस करना कि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला. इसीलिए इन थ्योरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कभी एलिमिनेट कंप्लीटली नहीं होता. बिकॉज क्या होता है कि इसका हाफ लाइफ कांस्टेंट रहता है. इसका हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा. 1 से 0.5 ग्राम जाने में कितना टाइम लगा? 1 ईयर. 0.5 से 0.25 जाने में भी 1 ईयर ही लगेगा. 0.25 से 0.125 जाने में भी 1 ईयर ही लगेगा. और 0.125 से 0.0625 जाने में भी 1 ईयर ही लगेगा. मतलब हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट. ये जिसने भी सीख लिया ना कि हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. आप लोग मेरे साथ रिपीट करना गाइस. हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर विच ऑर्डर केमिकल रिएक्शन? हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर. इसीलिए गाइस मोस्टली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. इसीलिए गाइस चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है वहां पे इनहैबिटेबल जोन क्यों है? बिकॉज बहुत सारे साल लग जाएंगे वहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डीके होने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है. तो उसका जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट है. इसीलिए गाइस जो ग्राफ है वो क्या बना? इट वाज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. तो गाइस अभी है ना सब ग्राफ एक बार इंटरेक्शन करके करते हैं. आपका गलत हो गया तो भी ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली हर साल बच्चे गलत करते हैं. सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में सही होता है. गाइस व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ rate of chemical reaction versus time for zero order? The graph of rate of chemical reaction versus time for zero order will be a, because rate is independent of, please complete karna, rate is independent of x. So because rate is independent of x, so as time goes ahead x will change, but because rate is independent of x, rate will always become equal to k. So it is a horizontal straight line. This is for zero order chemical reaction. Now guys tell me, what is the graph of rate of chemical reaction versus time for first order? बता दोगे? Rate of chemical reaction versus time for first order. It will be a graph which will be exponentially downwards. Why is it exponentially downwards? Because यहाँ पे rate of chemical reaction will become k times concentration of x raised to 1, and x will decrease exponentially. So rate will also decrease exponentially. Okay guys, ये हमारा इक्वेशन बन गया. तो रेट वर्सेस टाइम हमने बना दिया. अब गाइस ऐसे ही हम लोग को एक और इक्वेशन बनाना होगा या ग्राफ बनाना होगा ऑफ x वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर. गाइस फास्ट इंटरेक्शन करना. x वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर विल बी व्हाट टाइप ऑफ अ ग्राफ? इट विल बी अ straight line coming downwards. What is the equation for this? For zero order, x is equal to x naught minus. So straight line coming downwards. लेकिन guys बताओ for first order what will be the graph of x versus time? Please go ahead. For first order, x versus time will be a graph which is. What is the equation of this? X is equal to x naught e raised to minus.
ये वही वाला इक्वेशन है, t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10, बस उसको हमने अलग फॉर्म में लिखा है। एंड गाइस इसके अलावा फिर एक और इक्वेशन है या एक और ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस x नॉट। गाइस अगर आपने ये बता दिया तो हम लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस x नॉट फॉर zero order? It will be a straight line going upwards. It will be a straight line going upwards. Why? Equation बताओ। Half life for zero order is given by x naught upon 2k. So it is directly proportional to x naught. And guys अब वो radioactive decay याद रखना। What is the graph of half life versus x naught? For first order, it will be a horizontal, because only for first order chemical reaction half life is independent of, only for first order chemical reaction half life is independent of x naught, तो इसीलिए वो horizontal straight line होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। लेक्चर क्लोज करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।